इमेजिन करिए एक ऐसे शहर को जिसे देखने का ख्वाब ईरान, पुर्तगाल और रशिया के ट्रैवलर्स देखते थे, जहाँ के विशालकाय मंदिर आसमानों को छूते थे और जहाँ के बाजार इतने बड़े थे कि इंसान गुम हो जाए। जिस शहर के बारे में एक पुर्तगाली ट्रैवलर डोमिंगो पेस ये लिखते हैं कि ये रोम जितना बड़ा और खूबसूरत है और यहाँ के बाजारों में दुनिया की हर एक चीज मिलती है। तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा ये शहर 200 सालों तक दक्षिण के सबसे बड़े साम्राज्य की राजधानी रहा। फिर होता है एक विनाशकारी युद्ध, जिसके बाद इस शहर का नामो निशान मिटा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विजयनगर शहर की, जिसे आज हम्पी के नाम से जाना जाता है। ये शहर उस विजयनगर अंपायर की राजधानी थी जिसने 200 सालों तक साउथ इंडिया पे हुकूमत की। दरअसल इस अंपायर की शुरुआत होती है 14th सेंचुरी में। हिंदुस्तान में उस वक्त दिल्ली के तुगलक वंश शासन कर रहे थे और मोहम्मद बिन तुगलक की स्टूपिड पॉलिसीज की वजह से दिल्ली सल्तनत कमजोर पड़ रही थी और कॉन्सिक्वेंटली छोटे बड़े बहुत सारे किंगडम्स उसी समय उभर रहे थे। उसी कड़ी में 1336 में दो भाइयों ने मिलकर, जिनका नाम हरिहर और बुक्का था, इस विजयनगर अंपायर की नींव डाली। हरिहर और बुक्का द्वारा बसाए गए इस अंपायर की ख्याति और सीमाएं समय के साथ बढ़ती चली गईं और एक वक्त आया जब नॉर्थ में कृष्णा रिवर से लेके साउथ में इंडियन ओशन तक का पूरा एरिया इनके कंट्रोल में था। इस अंपायर के 300 सालों के इतिहास में 4 अलग अलग डायनेस्टीज ने हुकूमत की, लेकिन यह अंपायर अपने चरम पर पहुंचा राजा कृष्णदेव राय के जमाने में, जिनके बारे में आपने तेनाली रामन की कहानियों में खूब पढ़ा होगा। और तो और बाबर ने भी अपनी किताब तुजुके बाबरी में कृष्णदेव राय को इंडिया का सबसे पावरफुल रूलर बताया है। लेकिन कृष्णदेव राय की डेथ के बाद अंपायर में सक्सेशन को लेकर घमासान मचा और आपसी कलह और फूट की वजह से अंपायर कमजोर पड़ गया। उधर इनके दुश्मन दख्खन सुल्तान्स अपने आप को कंसोलिडेट और मजबूत कर रहे थे और फिर 23 जनवरी 1565 को उन्होंने विजयनगर पर धावा बोला। फिर होता है वो विनाशकारी तालीकोटा का युद्ध, जिसमें अब तक अनडिफीटेड रहने वाले विजयनगर अंपायर की हार होती। इतने लोग मारे जाते हैं कि जिनकी लाशों को गिनने के लिए 20 दिन लगे और उसके बाद 6 महीनों तक इस स्वर्णिम राजधानी को लूटा गया। लूट का सामान इतना था कि उसे ले जाने के लिए 1000 से भी ज्यादा हाथी लगे। ये थी विजयनगर की अर्श से लेके फर्श तक की कहानी। पर आखिर कौन थे दक्खन सुल्तान्स और क्यों हुआ बैटल ऑफ तालीकोटा, और बाबर ने कृष्णदेव राय को इंडिया का सबसे पावरफुल रूलर क्यों कहा, जबकि वो दोनों तो आपस में कभी मिले भी नहीं। और आखिर विजयनगर में ऐसा था क्या जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया तरसती। इस चैप्टर में हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढेंगे। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुधांशु और आप देख रहे हैं ब्लेड लर्नर ह्यूमैनिटीज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 हिस्ट्री के चैप्टर 7 को, जिसमें हम उस स्वर्णिम विजयनगर साम्राज्य के इतिहास को देखेंगे और उसकी राजधानी विजयनगर को देखेंगे। आई विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक कि आखिर इसकी डिस्कवरी कैसे होती है, कैसे ये गुमनाम हो गया, वहाँ से लेके जितनी भी चीज़ें हैं उनको मैं एक्सप्लेन करता चलूँगा। एंड एज ऑलवेज जैसा हमारी वीडियोस में होता है कि हर टॉपिक को हमने इस तरीके से ब्रेक डाउन करके समझाया है कि आपके कोई भी डाउट इस वीडियो को देखने के बाद तो नहीं रहेंगे। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू अस, क्योंकि हमारे पास हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी के ऐसे ही माइंड बॉगलिंग कॉन्टेंट्स हैं जिनको क्रिएट किया है खुद JNU, जामिया, BHU और DU जैसे इंस्टीट्यूशंस के एलुमनाई ने। एंड मोर ओवर, इफ यू वांट टू गेट द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर, जस्ट हमारे ऐप को डाउनलोड करिए और वहाँ पे होम पेज पे एक बैनर है जहाँ पे क्लिक करते ही आप सीधे नोट्स के सेक्शन में पहुंच जाएंगे और भी जो इंपॉर्टेंट PDF है आपको वहाँ पे मिल जाएगी। एंड क्लास 12 हिस्ट्री के बाकी के लेक्चर्स को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट पिन अप कर दी है। इवन पोल साइंस और बाकी प्लेलिस्ट भी वहाँ पे है, सो मेक श्योर यू चेक दोस प्लेलिस्ट आफ्टर फिनिशिंग दिस वीडियो। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर। So here we are starting the chapter 7 of class 12 history and imperial capital विजयनगर, उस शाही राजधानी की कहानी को पढ़ेंगे इस चैप्टर में। बेसिकली हम विजयनगर की कहानी शुरू करें उससे पहले जिस बैटल ऑफ तालीकोटा का जिक्र मैंने अभी इंट्रो में किया है, जिसके बाद ये शहर पूरी तरीके से तबाह हो गया था, वहाँ से इस शहर को कैसे डिस्कवर किया जाता है उसके बीच के इवेंट को मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि एक लिंक आपको मिल जाए। 1565 में बैटल ऑफ तालीकोटा होता है। उसके बाद इस शहर का नामो निशान मिटा दिया गया। वो जो पैलेसेस थे वो तोड़ दिए गए, फोर्टिफिकेशन तोड़ दिया गया, लोगों को मार दिया गया। जो कुछ लोग बच गए वो बेचारे जान बचा के भाग गए। तो लगभग 50-60 सालों तक तो इस शहर में कोई परिंदा भी बरमाने नहीं आता है।
उसके बाद जो लोग यहाँ पे रहने आए भी, वो उन मंदिरों में पूजा करने आए थे, जो कि एक न केवल विजयनगर का बल्कि पूरे दक्षिण भारत के धरोहर के रूप में जाने जाते थे। विरूपाक्ष के मंदिर या विट्ठल टेम्पल की बात करें या पंपा देवी के श्राइन की बात करें, तो उनमें से ज़्यादातर लोगों को विजयनगर के स्वर्णिम इतिहास के बारे में पता ही नहीं था। ठीक है, या तो वो उन पैलेसेस को, उन फोर्टिफिकेशन को एक मिथोलॉजी मानते थे, और हालांकि विजयनगर से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उन मंदिरों के इंस्क्रिप्शंस के तौर पे गर्भगृहों में और उनके लाइब्रेरीज में रखी हुई थी। बट ये जो लोग थे, नए लोग थे, ये उस विजयनगर के ट्रेडिशन से बिल्कुल अपरिचित थे। दैट्स वाई ईदर द थिंग्स वेयर मिथोलॉजी फॉर देम, और जो कुछ लोग मानते भी थे उनकी तादाद बहुत कम थी। तो इस तरीके से 16वीं शताब्दी बीत गया। उसके बाद 200 साल बाद 19वीं शताब्दी के शुरुआत में एक यूरोपियन इंजीनियर आता है, जिसे पता लगा कि भाई यहाँ पे ऐसे खंडहर है जो कि दक्षिण भारत में और कहीं नहीं मिलते हैं। तो उसने पता लगाया और फिर वहाँ के निवासियों को बताया कि आप जिस जगह पे रह रहे हैं और आप जिन मंदिरों में पूजा करते हैं, वो अपने पीछे 200-300 सालों का इतिहास समेटे हुआ है, और वहाँ से जो है विजयनगर को वापस से रीडिस्कवर किया जाता है। तो और इसी दरमियान जब लोगों ने विजयनगर को भुला दिया था, तो उसका एक नया नाम भी डाल दिया गया, हम्पी नाम। वो बेसिकली पंपा देवी श्राइन के आधार पे एक नया नाम दिया गया था, और वही नाम अभी तक हम लोग यूज़ करते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो अब हम लोग जर्नी देखेंगे कि कैसे हम्पी को डिस्कवर किया गया, हम्पी के रुइंस से विजयनगर के स्वर्णिम इतिहास को कैसे रिट्रेस किया गया, वो देखते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम्पी के नामकरण के बारे में। हम्पी जो नाम है काफ़ी नया नाम है। आफ्टर बैटल ऑफ तालिकोटा जो नई पॉपुलेशन यहाँ पर रहने आई, उसने पंपा देवी के मंदिर के आधार पे इसका एक नया नाम दे दिया। एंड हम्पी इज द मॉडर्न नेम ऑफ द रीजन विच कवर द रेडियंस ऑफ विजयनगर। जो ये पुराना शहर विजयनगर था, उस पूरे इलाके को और उसके आसपास के एडजेसेंट इलाके को हम्पी कहते हैं आज के ज़माने में। और ये नाम पंपा देवी श्राइन के आधार पे रखा गया है, जो कि देवी पार्वती का एक स्वरूप मानी जाती है। अब 1800 में क्या होता है, 19वीं शताब्दी के एकदम शुरुआत में कॉलिन मैकेंजी नाम का एक यूरोपियन इंजीनियर आता है। जो रोल आप अलेक्जेंडर कनिंघम का नॉर्थ इंडिया में देखते हैं बुद्धिज्म के डिस्कवरी में, वही रोल साउथ इंडिया में कॉलिन मैकेंजी का है। फिर चाहे वो अमरावती के स्तूप की बात करें, फिर चाहे वो आप हम्पी और विजयनगर के डिस्कवरी की बात करें, तो कॉलिन मैकेंजी 1800 सी में या 1800 एडी में हम्पी विजिट करने आता है। उसको खबर मिली कि भाई यहाँ पे ऐसे ऐसे खंडर हैं जो कि बहुत नायाब है। ऐसे खंडर साउथ इंडिया में कहीं नहीं देखने को मिलते। बड़ी दीवारें हैं, ऐसे पैलेसेस हैं जो पूरे वीरान पड़े हैं। कई मंदिरें हैं जिनमें तो देवी देवताओं की मूर्ति तक नहीं है। तो अब ये सारी चीज़ें इनको बहुत क्यूरियस लगती थी, तो ये आ जाते हैं पीछे पीछे। अब जब ये आए, उस ज़माने में विरूपाक्ष मंदिर के पुजारी थे, वहाँ पे लोगों का तांता लगना शुरू हो गया था। पंपा देवी मंदिर जो वहाँ पे भी लोग आते थे, तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, वहाँ के लोकलाइट से बात करनी शुरू की। ये प्रिपेयर द फर्स्ट सर्वे मैप ऑफ द सिटी, और उन बातों के आधार पे और जो भी इंस्क्रिप्शन उस ज़माने में इनको मिले और जो लोगों ने बताया, बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन इनके पास दी गई, उसके आधार पे इन्होंने उस शहर का एक सर्वे मैप तैयार किया। जो बाद में फिर जो एपिग्राफिस्ट आते हैं या फर्दर हिस्टोरियंस आए या आर्कियोलॉजिस्ट आए, उन्होंने उसी सर्वे मैप को यूज़ किया। हम लोग एनसीईआरटी में भी उसको रेफर करेंगे। सो ही वॉज द वन टू प्रिपेयर द फर्स्ट सर्वे मैप ऑफ द सिटी, एंड ही वॉज द वन हु डिस्कवर्ड विजयनगर फ्रॉम द रुइंस ऑफ हम्पी। ये जो शहर है, ये हम्पी नहीं है, ये विजयनगर है, और ये उस पुराने साम्राज्य की राजधानी है जिसका 300-250 सालों का स्वर्णिम इतिहास रहा था, जिसको मुगल एम्पायर भी टक्कर देने से पहले 2 बार सोचते थे। सो दैट इज़ हाउ हम्पी वॉज डिस्कवर्ड। और कॉलिन मैकेंजी ने जब ये सर्वे मैप तैयार किया, उसके बाद तो रिसर्चेस की होड़ लग जाती है। 1800 के आसपास इन्होंने सर्वे मैप तैयार किया, और 1830 के दशकों के बाद तो इंटेंसिव रिसर्च शुरू हुई। सबसे पहले एपिग्राफिस्ट आए, जब उनको पता लगा कि भाई इस पुराने इतिहास के बारे में मंदिरों में और आसपास के इलाकों में इंस्क्रिप्शंस बहुत मिल रहे हैं, तेलुगु में मिल रहे हैं, कन्नड़ में मिल रहे हैं, तो इनको डिकोड करने के लिए एपिग्राफिस्ट आना शुरू होते हैं। उसके बाद उन्होंने उन इंस्क्रिप्शंस के इन्फॉर्मेशन को उस ज़माने के कंटेम्प्रेरी लिटरेचर से कंपेयर किया कि भाई जब ये विजयनगर एम्पायर एग्जिस्ट कर रहा था, तो उस ज़माने में जो लिटरेचर लिखे गए थे उसमें क्या वर्णन है। और फिर लोगों से भी बातचीत की, लोगों से भी कन्वर्सेशन किया, और इस बिहाफ पे जो है इन्फॉर्मेशन का रिकॉर्ड एक तैयार किया गया, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर की गई। और उसके बाद 1856 के बाद तो एक अलग क्रेज़ हो गया हम्पी के लिए, जो डिस्कवरी का क्रेज़ था वो, क्योंकि फोटोग्राफ्स हम्पी के रिलीज़ हो गए। अब जब फोटोग्राफ्स रिलीज़ हो गए, पहले तो कोई आके आपको बता सकता था कि ऐसी ऐसी चीज़ें हम्पी में, अब आप देख सकते थे। इससे एक यूरोपियन रिसर्चर्स की लॉट लग जाती है। मतलब कई लोग जर्मनी से, फ्रांस से, ब्रिटेन से, स्लोवाकिया से केवल रिसर्च करने के लिए हम्पी आते थे कि भाई इस एम्पायर के बारे में हमें खबर मिली है, हमारे अखबार में छपा था। तो दैट वाज अ क्रेज़ फॉर डिस्कवरी ऑफ हम्पी, क्योंकि इसके जो खंडर थे वो थे ही इतने नायाब कि भाई कौन सा ये एम्पायर रहा होगा जिसके खंडर ऐसे हैं, मतलब जिसको लोगों ने तोड़ना चाहा, लोगों ने लूटना चाहा, उसके बावजूद ये चीज़ बची है। तो जब ये अपने पूर्ण स्वरूप में रही होगी तो कितनी खूबसूरत रही होगी, जस्ट इमेजिन। उसके बाद जब हम बात करते हैं हम्पी के डिस्कवरी की, व्हाट वेर द मेजर सोर्स
जिनको रेफ़र किया गया। सबसे पहला और सबसे बेसिक सोर्स तो था ओरल नैरेटिव्स, क्योंकि हम्पी की जो विजयनगर की कहानियाँ थी, लोग उसको मैथोलॉजी के तौर पे अपने नैरेटिव्स का पार्ट मानते थे। कहानियों में लोगों को, बच्चों को बताया करते थे, जनरेशन दर जनरेशन वो कहानियाँ पास ऑन होती थी। हालाँकि उस पे लोगों का यकीन कम था, क्योंकि उनको लगता था कि ये कोई मैथोलॉजिकल कहानी है। लेकिन बाद में जब इसको डिस्कवर करके इस बात को वैलिडेट किया गया, तब लोगों ने माना। क्योंकि हमने आपको बताया था ना कि बाद में जो पॉपुलेशन आके बरसती है उस जगह पे, वो तो नई पॉपुलेशन थी। दे डिडंट नो एनीथिंग अबाउट द ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ विजयनगर। दूसरा जो सोर्स है दैट इज़ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, वो जो खंडर हैं, वो जो मंदिरों के गोपुरम हैं, इनसे हमें चीज़ें पता चली है। तीसरा फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट्स। विजयनगर एक ऐसा शहर था जिसको देखने के लिए लोग तरसते थे। पर्शिया से लोग आते हैं, रशिया से लोग आते हैं, पोर्चुगल से लोग आते हैं, इटली से लोग आते हैं, लोग आके यहाँ रहते हैं बहुत दिनों तक। तो उन्होंने भी हम विजयनगर के उस शहर का वर्णन किया, तो उससे भी हमें चीज़ें पता चलती हैं। और जो कंटेम्प्रेरी लिटरेचर था, तेलुगु लिटरेचर की बात करें, कन्नड़ की बात करें, तेलुगु और कन्नड़ तो सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ संस्कृत लिटरेचर में भी विजयनगर का मेंशन है और थोड़े बहुत तमिल लिटरेचर में भी विजयनगर का मेंशन है, क्योंकि विजयनगर के जो राजा थे वो ज़्यादातर तेलुगु और कन्नड़ लिटरेचर को पैट्रोनेज देते थे, इसीलिए ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन उन लिटरेचर में है। तो जब ये रिसर्चर्स आए, उन्होंने जब इंस्क्रिप्शंस डिकोड करना शुरू किया, तो उन्होंने उन इंस्क्रिप्शंस को इन्हीं दो चीज़ों से कंपेयर किया कि भाई फॉरेन ट्रैवलर्स जो हैं, जिन्होंने, जिसमें अब्दुल रज़ाक आते हैं, अफनासी निकेतन आते हैं, उन्होंने क्या लिखा है, और फिर कंपेयर किया और पता लगा कि ओके दोनों जगह सेम चीज़ है। फिर कंटेम्प्रेरी लिटरेचर से पता किया कि जैसे हम फोर्टिफिकेशन की बात करते, तो वाकई में फोर्टिफिकेशन 7 लाइन्स का था, वाकई में इतने सारे इलाके को फोर्टिफाई करा गया था। एंड देन इन्फॉर्मेशन वॉज पब्लिश्ड आफ्टर वैलिडेटिंग ऑल द थिंग्स। तो इन सब का श्रेय जाता है कॉलिन मैकेंजी साहब को। तो थोड़ा सा कॉलिन मैकेंजी के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं, एक पर्सनल नोट के तौर पे, क्योंकि काफ़ी बार जो है ना, आइडेंटिफाई द कैरेक्टर करके कॉलिन मैकेंजी का सवाल पूछा जाता है। कॉलिन मैकेंजी वॉज बॉर्न इन 1754, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय थे, इंजीनियर थे पेशे से, सर्वेयर भी थे, कार्टोग्राफर भी थे, मैप की भी नॉलेज थी, तो एक तरीके से पॉलीमैथ आप कह सकते हैं। और इतिहास में जो था वो इंटरेस्ट तो था ही। तो इस वजह से और इनके क्रेडिबिलिटी की वजह से जो काम इन्होंने साउथ इंडिया में किया था, चाहे वो अमरावती के स्तूप को लेके बात करें या हम्पी या विजयनगर को लेके बात करें, फॉर दैट रीज़न जब इंडिया का सर्वे ऑफ इंडिया का ऑफिस बनाया गया, तो उसके पहले चीफ यही बनाए जाते हैं। ही वॉज अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। और पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के चीफ कौन थे, वो आपको बताना है कॉमेंट बॉक्स में। सो दैट वॉज द डिस्कवरी ऑफ हम्पी। और इसके बाद 1850 के बाद ऑलमोस्ट सारे लोगों को यकीन हो गया था कि द प्लेस विच वी आर लिविंग नाउ, इसके पीछे 300-400 सालों का ग्लोरियस इतिहास जुड़ा हुआ है। न जाने कितनी सारी बैटल्स हुई थी, न जाने कौन कौन से ट्रेडर इन गलियों में घुमा करते थे जहाँ पे हम नॉर्मली आज बैठते हैं, हमने उन घरों को अपना ठिकाना बना लिया है। इसमें कौन से ट्रेडर्स रहा करते थे, क्या क्या चीज़ें बिकती थी, आपको अंदाज़ा भी नहीं है। क्योंकि डोमिंगो पेस ने इस शहर को बेस्ट प्रोवाइडेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड का खिताब दिया था कि यहाँ पे दुनिया की हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी। या तो यहीं के लोग प्रोड्यूस करते हैं, या अगर पूरी दुनिया में कहीं भी प्रोड्यूस होती है तो उसका व्यापार यहाँ पे होता है। इतने यहाँ के लोग अमीर थे, परचेजिंग पावर होल्ड करते थे। अब हम लोग हम्पी के रुइन से तो हमने विजयनगर को डिस्कवर कर लिया। अब विजयनगर की कहानी पढ़ते हैं कि व्हाट वाज दैट इन द सिटी, क्यों ये जो विजयनगर शहर है इतना खास था। विजयनगर का अगर लिटरल मतलब ढूंढने को जाएं तो विजयनगर का मतलब है द सिटी ऑफ विक्ट्री। विजयनगर जो है वो शहर का भी नाम है, और बाद में यूरोपियंस ने अंपायर का भी नाम विजयनगर ही रख दिया। हालांकि विजयनगर अंपायर के रूलर्स ने अपने आप को कर्नाटक का साम्राज्यमु कहा है कि हम लोग कर्नाटक के साम्राज्य हैं, विजयनगर साम्राज्य नहीं है। तो शहर का नाम विजयनगर था, इसीलिए इन द लेटर टेक्स्ट ऑफ हिस्टोरियंस, खास करके यूरोपियन हिस्टोरियंस, उन्होंने इस अंपायर का भी नाम विजयनगर अंपायर रख दिया। अगर हम विजयनगर की लोकेशन की बात करें तो एकदम ये जो तुंगभद्रा नदी है इसके बैंक्स पे शहर बसा हुआ है। और ये जो आप पर्पल रीजन देख रहे हैं मैप में, ये विजयनगर अंपायर का इलाका है एट इट्स पीक। ये कृष्णा रिवर से लेके ये जो आप नदी देख रहे हैं कृष्णा है, और ये तुंगभद्रा है। और दो नदियों के बीच के रीजन को हम लोग कहते हैं दोआब। ये जो दोआब है दैट इज़ रायचूर दोआब। ये काफ़ी बार इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि रायचूर दोआब यही है। इसको लेके जो बहमनी सल्तनत है या उसके बाद फिर दक्खन सल्तनत आते हैं, उनके साथ बहुत टसल, बहुत फड्डा होता रहता था। तो दैट वाज अ सिटी ऑफ विजयनगर। विजयनगर अंपायर की अगर बात करें कि कैसे शुरुआत हुई थी, इस चैप्टर में भी हम विजयनगर अंपायर ही कहेंगे, कर्नाटक का साम्राज्य मुँह नहीं कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे विजयनगर अंपायर से ही जानते हैं। विजयनगर अंपायर की शुरुआत हुई थी 1336 में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उस ज़माने में जो पागल सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, उसकी वजह से बहुत सारे लोग त्रस्त हो चुके थे और दिल्ली सल्तनत खुद कमज़ोर पड़ गई थी। सिल्वर का शॉर्टेज था, गोल्ड का शॉर्टेज था, अंपायर की इकॉनमी चढ़मड़ा गई थी। तो बहुत सारे सल्तनत और ऐसे ऐसे किंगडम्स उभरते हैं। उसी में हरियर और बुक्का ने 1336 में एक अंपायर की स्थापना की। उस ज़माने में तो छोटा सा किंगडम था, क्योंकि इस शहर को कैपिटल बना के इसके आसपास के इलाके को जीता गया और फिर धीरे धीरे एक्सपेंशन शुरू हुआ। और उससे पहले अगर इनकी हिस्ट्री की बात करें हरियर और बुक्का की, तो इसी इलाके में जो कर्नाटक का रीजन है, उसी इलाके में विजयनगर अंपायर से ठीक पहले होयसाल अंपायर शासन करता। तो वो जब डिसइंटीग्रेट हुआ
तो वहाँ पे विजयनगर आता है। और यही होता है, जब भी कोई बड़ा अंपायर या बड़ी शक्ति डिसइंटीग्रेट होती है तो छोटे छोटे पावर्स इमर्ज होंगे। शुरुआत में ये पावर के लिए कॉम्पीट करेंगे, उसमें से कोई एक पावर लास्ट तक टिकता है और वो फिर उस अंपायर को टेक ओवर कर ले। दैट इज़ अ टिपिकल हिस्ट्री। यही आपका जो है एक जर्नी होती है अंपायर मेकिंग की। तो जो ब्रदर्स थे हरिहर और बुक्का, ये पहले होयसाल राजाओं के यहाँ काम करते थे एज ए वॉर कमांडर, और बाद में फिर उन्होंने विजयनगर अंपायर की स्थापना की। इस पूरे अंपायर का जो 300 सालों का इतिहास है, इसमें 4 डायनेस्टीज़ ने इस पे शासन किया। उन 4 डायनेस्टीज़ के जो नाम है, सबसे पहले संगम डायनेस्टी आती है जिसको शुरू किया था हरिहर और बुक्का ने। उसके बाद सलूब डायनेस्टी आती है, उसके बाद तलूब डायनेस्टी आती है, उसके बाद अरविडो डायनेस्टी आती है। और ये जो नाम है जनरली इनके पूर्वजों के नाम पे होते थे या उनके टाइटल के नाम पे होते थे। उनका जो टाइटल था, अगर सलूब लगाते थे या जैसे तुलुब डायनेस्टी है, तो ये तुलुब डायनेस्टी का नाम पड़ा है। जिन्होंने इसको फाउंड किया था वो तुलुब लीनियस से आते थे, तुलुब वंश से आते थे। तो ये जो है उनके फोर फादर जो है अपने टाइटल में तुलुब लगाते थे, तो वहाँ से जो है डायनेस्टीज़ का नाम पड़ा है। तुलुब डायनेस्टी खास करके याद रखिएगा, क्योंकि यहीं से जो है कृष्णदेव राय निकलते हैं। हालांकि सलूब डायनेस्टी में भी बहुत बड़े बड़े रूलर्स हुए, लेकिन आखिरी जो अरविडो डायनेस्टी है, इसने तो विजयनगर का वो स्वाद और वो ग्लोरियस मज़ा नहीं चखा, क्योंकि अर्लियर फेज में ही अरविडो डायनेस्टी के विजयनगर का पतन हो चुका था। 1565 का बैटल ऑफ तालीकोटा हुआ, और उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो ये लास्ट डायनेस्टी के रूलर्स रूल करते हैं, वो उन्होंने भाग दौड़ के ही रूल किया है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द डायनेस्टीज़ ऑफ विजयनगर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं विजयनगर अंपायर की। हम लोग थोड़ी सी ज्योग्राफी जान लेते हैं, क्योंकि काफ़ी बार जब हम वॉर का जिक्र करेंगे या अलग अलग रूलर्स का जिक्र करेंगे तो ये आपको समझ में आना ज़रूरी है। विजयनगर की अगर बात करें तो विजयनगर के साथ ऊपर में बहमनी सल्तनत बना था, जो कि कुछ सालों में टूट गया। इससे फिर 5 अलग अलग सल्तनत निकलते, जिनको कलेक्टिवली कहा गया दक्खन सल्तनत, क्योंकि ये दक्खन के इलाके में। तो एट इट्स पीक ये जो अंपायर था वो कृष्णा रिवर से लेके नीचे सदर्न इंडियन पेनिनसुला तक फैला हुआ था। ये हमारा कृष्णा नदी रहा, ठीक है, और नीचे ये पूरा जो आपका पेनिनसुला है ये इनके ही कंट्रोल में था। और ये जो आप रीजन देख रहे हैं कालीकट का, यहाँ पे मतलब एक तरीके से ट्रिब्यूटरीज के तौर पे विजयनगर के जो एजेंट्स हैं वो रूल किया करते थे। और यहाँ पे जो आप शेडेड रीजन देख रहे हैं कालीकट और श्रीलंका का, यहाँ पे दूसरे रूलर्स रूल किया करते थे, बट वो भी विजयनगर के इन्फ्लुएंस में ही थे, मतलब विजयनगर के सबऑर्डिनेट रूलर्स थे। अगर इनके पड़ोसियों की बात करें तो ऊपर में दखल सुल्तान है, और नॉर्थ ईस्ट में अगर जाते हैं तो यहाँ पे उड़ीसा में गजपति रूलर्स हैं। इनके साथ भी इनके भी कुछ टेरिटरीज़ को इन्होंने वापस बाद में फिर जीत लिया था कॉन्क्वेस्ट के ज़रिए। तो ये जो टेरिटरी है ये बाद में विजयनगर का ही हो गया था, लेकिन बाद में फिर बैटल ऑफ तालीकोटा के बाद तो धीरे धीरे सारी चीज़ें ख़त्म हो गई और अंपायर सिकुड़ के छोटा सा हो गया। सो ये जो ऊपर आपके दखल सुल्तान है, नीचे आपका एक तमिल श्रीलंकन कल्चर है, फिर इस तरफ नॉर्थ ईस्ट में आपका गजपति रूलर है। इस वजह से और रेगुलर इंटरेक्शन होता था। एनिमोसिटी तो थी ही, एक दुश्मनी थी ही, बट वो जो दुश्मनी थी उसने ना तो सामानों के एक्सचेंज को रोका, व्यापार भी होता रहा, ना ही आइडिया, कल्चर और आर्किटेक्चर के एक्सचेंज को रोका। बहुत सारी दखल सुल्तानों के जो आइडियाज़ हैं इन द टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर, इन द टर्म्स ऑफ स्टेट्समैनशिप, वो विजयनगर के रूलर्स अपनाते हैं। बहुत सारी इनकी चीज़ें आप देखेंगे गजपति रूलर्स अपनाते हैं, बहुत सारी इनकी चीज़ें आप देखेंगे दखल सुल्तान अपनाते हैं। तो ये रेगुलर इंटरेक्शन होता रहता था। ये किसी भी कॉम्पिटिशन में करना पड़ता है, आपको सीखना पड़ता है अपने कॉम्पिटिशन। और अगर विजयनगर अंपायर के टेक्स्ट की बात करें, जिसमें उनको क्या कहा जाता था, अपने आप को वो क्या कहते थे, जैसे हम लोग मुगल कहते हैं ना, तो मुगल अपने आप को मुगल नहीं कहते थे, तिमुरिद्स कहते थे। ऐसे ही विजयनगर अंपायर के रूलर अपने साम्राज्य को विजयनगर साम्राज्य नहीं कहते थे, कर्नाटका साम्राज्यमु कहते थे। तो ये नाम आप याद रखेंगे, कर्नाटका साम्राज्यमु रेफर्स टू द विजयनगर अंपायर। ना तो चोला अंपायर को रेफर करने के लिए कहा जाता है, नहीं होयसाला अंपायर, ये कहा जाता है विजयनगर अंपायर को रेफर करने के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने लिटरेचर में इसी नाम से अपने आप को पुकारा, अपने साम्राज्य को पुकारा है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द सिटी ऑफ विजयनगर। उसके बाद विजयनगर शहर की अगर खासियत की बात करें तो वैसे बहुत सारी खासियत थी। यहाँ के रिजर्वॉयर्स, यहाँ के जंगल, यहाँ के बाज़ार, यहाँ के महल, लेकिन उन सब में सबसे आला जो चीज़ थी वो थी विजयनगर के मंदिर है। विजयनगर के मंदिर गगनचुंबी मंदिर थे, और एक्चुअल में जो विजयनगर के मंदिरों का सिलसिला है, बहुत सारे मंदिर तो पुराने हैं, और फिर विजयनगर अंपायर के ज़माने में भी इस शहर में कुछ मंदिर बनाए गए। ये जो साउथ इंडिया में आप टेम्पल मेकिंग ट्रेडिशन देखते हैं ना, इसके पीछे एक पुरानी हिस्ट्री है। बेसिकली इसकी शुरुआत होती है चोला रूलर से, और हमने उससे पीछे देखा था कि भक्ति मूवमेंट में जब अलवर और नायनार ने बहुत सारे ऐसे श्राइन को इंडिकेट किया कि भाई ये विष्णु के एक ख़ास जगह है, ये शिव की एक ख़ास जगह है, तो वहाँ पे फिर उस आधार पे वहाँ पे मंदिर बनाए गए। तो शुरुआत की थी चोलाओं ने, और वहाँ के जो लोग थे, विजयनगर थोड़ा तो साउथ इंडिया का ही पार्ट, तो दे एक्सपेक्टेड फ्रॉम दियर रूलर्स कि वो उन चोलों की उन ट्रेडिशंस को कंटिन्यू करेंगे। तो चोलों के बाद फिर होयसालों ने भी उस ट्रेडिशन को कंटिन्यू करा, और होयसाल और चोलों के लाइस पे विजयनगर अंपायर ने भी इस टेम्पल मेकिंग के ट्रेडिशन को कंटिन्यू करा, क्योंकि लोग उनसे भी एक्सपेक्ट करते थे
कि जिस तरीके से जनता की जो आस्था और उनके इमोशंस मंदिर में समाहित थे, तो वो चाहते थे कि हमारा राजा मंदिरों को बनवाए या जो पुराने मंदिर हैं उनको रिपेयर करवाए, ताकि ये चीज़ें, भगवान का घर है तो उसमें जो हमेशा रौनक होनी चाहिए। सो दे कैरीड द टेम्पल बिल्डिंग ट्रेडिशन। उन्होंने पैट्रोनाइज़ किया बहुत सारे टेम्पल्स को, बहुत सारे नए टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट किया, जो ऑलरेडी बने हुए टेम्पल्स उनको पैट्रोनाइज़ किया ताकि वहाँ की चीज़ें स्मूथली चल सके, और कुछ नए टेम्पल्स बनवाए, उसमें नए फीचर्स ऐड ऑन करवाए। तो यहाँ पे 2 प्रमुख टेम्पल जो विजयनगर शहर का है, एक ये विरूपाक्ष टेम्पल, यही विरूपाक्ष टेम्पल है, और इसमें जो बड़ा सा गोपुरम आप देखते हैं ये कृष्णदेवराय ने ही बनवाया था। इसके बाद ये एक विट्ठल टेम्पल है, और इसी में आप ये जो कैरियट श्राइन देखते हैं ये आपके नोट का हिस्सा है। कौन से नोट का हिस्सा है वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और क्या खासियत है वो इस चैप्टर के एंड में हम लोग देखेंगे। तो विरूपाक्ष टेम्पल, विट्ठल टेम्पल, अच्युतार्य टेम्पल, यंत्रोद्धारका टेम्पल, ये सब जो थे वो विजयनगर शहर के मंदिर थे। इसके अलावा तंजावुर का फेमस बृहदेश्वर टेम्पल, चेनाकेश्वर टेम्पल, चिदम्बरम टेम्पल, ये सब जो तमिलनाडु के टेम्पल थे, यहाँ पे भी विजयनगर के रूलर से पैट्रोनेज दिया, सपोर्ट किया कि भाई आप बेझिझक वहाँ पे अपने कार्यों को करिए, पैसे की और सिक्योरिटी की कोई समस्या नहीं आने देंगे। सो दैट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ टेम्पल बिल्डिंग। हालांकि इसको लेके इस चैप्टर के अंत में अच्छी खासी डिस्कशन हमारी है कि क्यों आखिर विजयनगर के जो रूलर्स हैं वो टेम्पल बिल्डिंग में इतना कंट्रीब्यूट करते थे। एक रीज़न तो ये था कि जनता की आस्था जुड़ी हुई थी, बट इसके अलावा भी कारण थे, और किस टाइप से कंट्रीब्यूट करा, कौन कौन से गोपुरम बनाए, किस टाइप से नया कॉरिडोर वाला आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस किया, तो ये सब चीज़ें आगे लेटर पार्ट में हम लोग चैप्टर के देखेंगे। अब ये तो रही विजयनगर शहर की कहानी, हमने मोटे तौर पे इस शहर के लगभग बेसिक फीचर्स को देख लिया। अब आगे बढ़ेंगे, विजयनगर अंपायर की जो सबसे खास बात थी और सबसे मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू था वो था विजयनगर का व्यापार। क्योंकि विजयनगर जो है, खास करके जब शहर की बात करते हैं, तो वो जो शहर लोकेटेड है जिस लोकेशन में, वहाँ पे खेती उतनी अच्छी से नहीं हो सकती, उतने प्रोडक्टिव मात्रा में नहीं हो सकती कि आप अनाजों को बेच बेच के पैसा कमाए। तो ट्रेड वॉज इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, एंड दैट इज़ वाई इसके ऊपर बहुत फोकस होता था रूलर्स का, क्योंकि इससे एक तो रेवेन्यू आता था, अंपायर में प्रॉस्पेरिटी आती थी। इसके अलावा अगर आप फॉरेन ट्रेड करते हैं तो आपके बाहर के देशों के राजाओं से अच्छे संबंध भी स्थापित होंगे, तो गुड डिप्लोमेटिक रिलेशन वॉज ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न। और लास्ट में फॉरेन एक्सचेंज आएगा, बाहर से सोने चांदी जो है वो यहाँ पे आके जमा होंगे। तो ट्रेड से रिलेटेड काफ़ी बार सवाल पूछा जाता है, खास करके सब्जेक्टिव में। तो व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेड, तो ये 3 सिग्निफिकेंस, 3 पॉइंट इसमें आप मेंशन कर सकते हैं। हाई रेवेन्यू एंड प्रॉस्पेरिटी, इसके अलावा गुड डिप्लोमेटिक रिलेशन। जब आपके अंपायर में ट्रेड सामानों का फ्लो आसानी से आता जाता रहेगा तो आपके विदेशी राजाओं के साथ भी अच्छे संबंध ही स्थापित होंगे। एंड देन फॉरेन एक्सचेंज वो आता था, और इन्हीं इंपॉर्टेंस की वजह से विजयनगर के रूलर्स ने ट्रेड को बहुत एम्फेसाइज किया, कि जैसे कृष्णदेवराय ने खास तौर पे अपनी किताब अमुक्त मल्लड़ में ट्रेड के इंपॉर्टेंस को लेकर बताया है कि एक राजा को चाहिए कि अपने बंदरगाहों को या अपने दरबारों को हमेशा व्यापारियों के लिए खुला रखे, ताकि जो नायाब चीज़ें हैं वो हमारे दरबार में, हमारे राज्य में आती रहें, और इससे हमारे कॉम्पिटिटर्स पे हमें एक एडवांटेज भी मिलता रहे और बाकी दूसरे देशों के साथ हमारा अच्छा संबंध भी बना रहे। सो दैट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेड इन द विजयनगर सिटी एज वेल एज इन द अंपायर, क्योंकि साउथ इंडिया वैसे भी ट्रेड के लिए फेमस था। स्पाइसेस से लेके ज्वेलरी, जो आपके फूड ग्रेन्स थे, जो आपकी स्टोन्स, पर्ल्स वगैरह था, ये सब ट्रेड किए जाते थे। आइवरी, हाथी वगैरह सब कुछ ट्रेड किए जाते थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेडेड कमोडिटीज़ के बारे में जान लेते हैं। कौन सी चीज़ें इंपोर्ट कराया करते थे, कौन सी चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी। इंपोर्ट होती थी मेजरली 2 चीज़ें, एक तो घोड़ों की रिक्वायरमेंट होती है, और अरबी घोड़े और जो सेंट्रल एशियन घोड़े हैं वो हमेशा से ही सुप्रीम रहे। तो सेंट्रल एशिया और अरेबिया से घोड़ा आता था, पर्शिया से नहीं, सेंट्रल एशिया और अरेबिया से, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा मस्कट आता था, मस्कट वॉज अ टाइप ऑफ गन, और ये पोर्चुगीज़ ला के देते थे। और उस टाइम में गन जो है या बारूद जो है ये बहुत एक बड़ा एडवांटेज होता था अंपायर के ऊपर, कि आप इमेजिन करें उस टाइम में तलवार तीर से लड़ी जाती थी, और उसमें अगर आप बंदूक या तोप लेके चले जाते तो आपके सामने कोई टिकेगा ही नहीं। एंड दिस गन पाउडर, दिस मस्कट वॉज द रीज़न कि आप देखेंगे कि जो बाबर की आर्मी है, 15-16-18 हज़ार की आर्मी ने इब्राहिम खान लोदी के लाखों की सेना को हरा दिया, तो बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ गन पाउडर ओनली ना। तो इसीलिए इन्होंने भी फ्यूचरिस्टिक होते हुए मस्कट वगैरह इंपोर्ट करवाने शुरू किए पोर्चुगीज़ से। बदले में ये क्या देते थे, स्पाइसेस देते थे, प्रीशियस मेटल्स देते थे, ज्वेलरी देते थे, टेक्सटाइल्स देते थे, नायाब टेक्सटाइल्स, प्रीशियस स्टोन्स वगैरह देते थे। और जो हॉर्स ट्रेड है ना, इसमें खास तौर पे एक कम्युनिटी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी साउथ इंडिया की, जिनको कुदरे चिट्टी कहा गया है। कुदरे का मतलब होता है हॉर्स, और चिट्टी का मतलब होता है ट्रेडर्स। कुदरे चिट्टी वेयर द लोकल कम्युनिटी ऑफ ट्रेडर्स ऑफ विजयनगर, जो कि इस घोड़े के व्यापार में संलिप्त होते थे। बहुत प्रॉफिटेबल ये व्यापार माना जाता था, क्योंकि जितना ज़्यादा आपके पास कैवेलरी रहेगी उतनी ही ज़्यादा आपकी आर्मी स्ट्रांग मानी जाएगी। सो हु वेर द ट्रेड पार्टनर्स ऑफ विजयनगर, 3 ट्रेड पार्टनर हम मान लेते हैं मेजरली। एक तो अरब्स हो गए और एक सेंट्रल एशियन टर्क्स हो गए, ये दोनों मेजरली घोड़ा प्रोवाइड करवाते थे, हॉर्स, और एक आपके हो गया पोर्चुगीज़ जो आपको मस्कट देते थे। इसीलिए बहुत सारे पोर्चुगीज़ के एक्सप्लोरेशन में या वॉर कैंपेन्स में भी विजयनगर ने साइलेंट सपोर्ट किया है। जो पंजी वगैरह का कॉन्क्वेस्ट था उसमें साइलेंट सपोर्ट रहा था।
क्योंकि इससे मस्कट वगैरह ये लोग लिया करते थे। सो दैट वॉज द स्टोरी ऑफ ट्रेड इन विजयनगर। आगे बढ़ने से पहले कुछ टर्म्स के बारे में जान लेते हैं जो कि अगेन एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और विजयनगर के आसपास के पड़ोसियों को इंडिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता था इन टर्म्स को। उसमें से एक टर्म है गजपति। गजपति का मतलब होता है द लॉर्ड ऑफ एलिफेंट्स। ये टर्म यूज़ किया जाता था उड़ीसा के रूलर्स के लिए। उसके बाद दूसरा जो टर्म है दैट मीन्स अश्वपति, ये इसका मतलब होता है द लॉर्ड ऑफ हॉर्सेस। ये टर्म यूज़ किया जाता था दक्खन सुल्तानों के लिए। उसके बाद एक टर्म है नरपति। कई बार विजयनगर अंपायर के रूलर्स ने खुद को नरपति बुलाया है, द लॉर्ड ऑफ मेन, ठीक है, आदमियों के हेड। तो वो विजयनगर के रूलर्स खुद को पुकारने के लिए वर्ड रेफर किया करते। तो ये तीनों शब्द का मतलब आपको पता होना जरूरी है। गजपति मतलब रूलर्स ऑफ उड़ीसा, अश्वपति मतलब दक्खन सुल्तान। ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि चूंकि ये जो दक्खन सुल्तान से सारे तर्क थे तो इनके पास घोड़ों की तादाद अच्छी थी, इसीलिए शायद अश्वपति कहा गया इनको। एंड नरपति मतलब रूलर्स ऑफ विजयनगर। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द स्टोरी ऑफ विजयनगर अंपायर। ओवरऑल विजयनगर अंपायर कैसे अपने चढ़प पे पहुंचा और फिर वो क्या क्या चीज़ें हुई। केवल बैटल ऑफ तालीकोटा तो नहीं था जिसकी वजह से अंपायर डिक्लाइन हुआ। बैटल ऑफ तालीकोटा के पीछे भी बहुत सारी चीज़ें हुई है जिसने अंपायर के डिक्लाइन की एक इबारत लिखनी शुरू कर दी थी। उन सब को अब पढ़ेंगे। द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ अंपायर, पीक एंड डिक्लाइन ऑफ विजयनगर। तो अंपायर की अगर बात करें तो इसके पूरे ओवरऑल 300 सालों के इतिहास में 4 डायनेस्टीज़ ने रूल किया और उनके सीक्वेंस भी हमने जाने। थोड़ा सा टाइमलाइन देख लेते हैं। संगम डायनेस्टी ने 1336 से लेकर 1485 तक शासन किया। उसके बाद सलो डायनेस्टी आती है 1485 से 1503 तक, ये काबिज रहा। उसके बाद तुगलक डायनेस्टी के लोग आए 1503 से 1542। छोटा स्पैन था बट बहुत अचीव किया इस छोटे से स्पैन में। उसके बाद आखिरी में आते हैं अरविड डायनेस्टी के लोग। ये आपके 1542 से 1646 तक करीबन 104 सालों का शासन था बट कुछ ज़्यादा अचीव नहीं कर पाए। ये सीक्वेंस आप याद रखेंगे क्योंकि CUT में खास करके कई बार जो क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसमें ये सवाल बहुत बार आता है कि ये जो 4 डायनेस्टीज़ रही हैं विजयनगर अंपायर की, क्वेश्चन में सीक्वेंस को ऑल्टर कर देंगे और फिर कहेंगे आपसे कि आप इसको सही मैनर में अरेंज करके दिखाइए। विजयनगर अंपायर की अगर पीक की बात करें तो इट रीच्ड इट्स जेनिथ ड्यूरिंग द रेन ऑफ कृष्णदेव राय, जो कि इस तुगलक डायनेस्टी के तीसरे शासक थे। तो अब थोड़ा सा कृष्णदेव राय के बारे में जान लेते हैं। वैसे तो इस अंपायर के बारे में पढ़ने के लिए ये चैप्टर छोटा पड़ जाएगा बट फिर भी जो मेजर हाईलाइट्स हैं कृष्णदेव राय के ज़माने की उनको देख लेते हैं। तो द रेन ऑफ कृष्णदेव राय, रेन का मतलब होता है शासनकाल या रूल, जो भी आपको कहना है। तो ये तस्वीर रही कृष्णदेव राय की और कृष्णदेव राय के इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। ही वॉज द रूलर ऑफ विजयनगर अंपायर, तुगलक डायनेस्टी के रूलर थे और 20 सालों तक इन्होंने शासन किया 1509 से 29। तो जब भी आप विजयनगर अंपायर और कृष्णदेव राय के बारे में आंसर में लिखेंगे तो उनके इस टाइम पीरियड को भी मेंशन कर देना, कृष्णदेव राय के आगे ब्रैकेट में 1509 से 29। ये जब आप करोगे ना यू विल बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स। एग्जामिनर को लगेगा कि आपने एक्चुअल में एफर्ट डाला है। और यही कुछ आंसर राइटिंग टिप्स हैं जो कि मैं बच्चों को बताता हूँ इन आवर कोर्स एज वेल, कि भाई आप कैसे अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाकी बच्चों से। सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द ऑन गोइंग कोर्स ऑफ हिस्ट्री, हर सब्जेक्ट के कोर्स हमारे पास अवेलेबल है फॉर द बोर्ड्स एंड CUT। इससे भी और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ाते हैं बिकॉज यूट्यूब पे हमारे पास थोड़ा सा टाइम लिमिट होता है, वहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। डू चेक इट आउट। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में हमने लिंक डाल दिया है। इसके अलावा हमने आपके ख़ास फरमाइश पे GT और इंग्लिश का भी बंदोबस्त किया है। तो इफ़ दीज कोर्सेज आर अपलोडेड टू, तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में अपलोड कर दी जाएगी। बहरहाल फर्दर अपडेट्स के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और बराबर हमारे वेबसाइट को विजिट करते रहें। तो कृष्णदेव राय की अगर बात करें तो उनको अलग अलग टाइटल दिया गया। आंध्रा भोज कहा गया क्योंकि जो एक नॉर्थ इंडिया के हमारे मिहिर भोज है उन्होंने कल्चरल डेवलपमेंट में बहुत काम किया था, उसी तरीके से काम ये भी करते हैं। लॉर्ड ऑफ कन्नड़ अंपायर कहा गया, ठीक है। तो दीज वर द टाइटल्स एसोसिएटेड विथ कृष्णदेव राय। अगर इनके बारे में बात करें तो बाकी सारे विजयनगर के रूलर से सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास कृष्णदेव राय के ज़माने का ही है। तो दिस इज़ नॉट बिकॉज कि इन्होंने बहुत चीज़ें अचीव की, दिस इज़ बिकॉज कि इनके बारे में रिटन रिकॉर्ड्स बहुत सारा अवेलेबल है 2 फॉर्मेट में। एक तो इंस्क्रिप्शंस बहुत सारे इनके ज़माने के, तकरीबन 2000 इंस्क्रिप्शंस केवल और केवल विजयनगर पीरियड के हैं, विजयनगर में इनके ज़माने के हैं, कृष्णदेव राय के ज़माने के। और इसके अलावा इनका बहुत सारे कंटेम्प्रेरी लिटरेचर में भी वर्णन है। इसके पीछे का कारण भी ये खुद है क्योंकि इनके दरबार में ऐसे बहुत सारे विदूषक और कवि थे, तो उन्होंने इनके बारे में लिखा और वो जो किताबें हैं वो जीवंत हो गई, इमोर्टल हो गई और इनसे हमें इस शख्स के बारे में, इस राजा के बारे में पता चलता है। अब हम इनकी जो भी अचीवमेंट्स हैं उनको देखेंगे क्योंकि कई बार सब्जेक्टिव में ये सवाल आता है कि कृष्णदेव राय के ज़माने में जो भी पीक पे अंपायर पहुंचा उसको और उनके मृत्यु के बाद किस तरीके से अंपायर का डिक्लाइन होता है वो आप बताइए। तो बिफोर एंड आफ्टर की चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करने को बताते हैं। तो अब मैंने जितने भी अचीवमेंट्स हैं उनको 3-4 कैटेगरी में बांटा है और एक एक करके हर कैटेगरी के अचीवमेंट्स को यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे।
सो नाउ कमिंग टू द अचीवमेंट्स ऑफ कृष्णदेव राय, सबसे पहले बात करेंगे उनके पॉलिटिकल अचीवमेंट्स की, जो एक्सपेंशन उन्होंने किया। 1509 में गद्दी संभालते हैं और 1512 में जो रायचूड़ दोआब का रीजन था कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का, वो इनके कंट्रोल में आ गया था। उससे उन्होंने जीत लिया बीजापुर सल्तनत को हरा के। उसके बाद 1514 में गजपति रूलर्स को भी हराया और उड़ीसा भी जो है वो भी शांत हो गया। और फिर जो है दखल सल्तनत मजबूत होता है, वापस एक बार लड़ाई होता है रायचूर में ही, फॉर द रायचूर दोआब ओनली। और उसमें जिस बार सुल्तान ऑफ बीजापुर को हार मिलती है 1520 के बैटल ऑफ रायचूर में, उसके बाद बहुत दिनों तक दखल सुल्तान चुपचाप रहे, बिकॉज दे न्यू कि भाई इस आदमी से तो हम भिड़ नहीं सकते। और उसके बाद वापस जो है 1565 में ये लोग आगे बढ़ के एडवांस करके लड़ाई लड़ते हैं। तो इतने लंबे समय का जो है बफर टाइम मिला बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी एंड द वॉर वेलोर। उसके बाद बात करें रिलीजन में कैसे कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि जब हम आंध्रा भोज कहते हैं तो ऑब्वियसली उसमें भी तो कंट्रीब्यूट किया ही होगा। सो एक तो बहुत सारे जो टेम्पल्स ऑलरेडी बने हुए थे उसमें कुछ चीज़ें ऐड करवाई, जैसे विरूपाक्ष टेम्पल में ईस्टर्न गोपुरम ऐड करवाया। ये जो आप विरूपाक्ष मंदिर देख रहे हैं, इसमें ये जो गोपुरम है, गोपुरम मीन्स द गेटवे, ये ऐड इन्होंने नहीं करवाया था। इसके अलावा बहुत सारे टेम्पल्स को रिनोवेट करवाया, जैसे विरूपाक्ष टेम्पल के बहुत सारे, जैसे हॉल भी है इसमें मेन श्राइन के आगे, वो भी इन्होंने बनवाया। कमरों को फिर रिपेयर करवाया। विट्ठल टेम्पल हो गया, हजारामा टेम्पल हो गया, इन सब में रिनोवेशन का काम इनके फंडिंग से हुआ था। इसके बाद तीसरी जो इनकी अचीवमेंट है दैट इज़ आर्ट एंड लिटरेचर में बड़ी नायाब अचीवमेंट। इन्होंने क्या किया, तेलुगु, कन्नड़ और तमिल लिटरेचर के जितने भी विद्वान थे उनको पैट्रोनेस दिया। और पैट्रोनेस देना मतलब क्या, ये जो विद्वान है, कवि, विदूषक वगैरह, ये अच्छी रचनाएं कर पाए, इसके लिए इनको पैसे की ज़रूरत होती है कि भाई ये बेझिझक होके कि इनको पता है कि हमारे पास जो एक मंथली ग्रांट है इतना आएगा जिससे हमारा घर द्वार चलेगा, तो ये अब रचनाओं पे ध्यान देंगे, क्रिएटिविटी पे ध्यान देंगे। तो ये चीज़ उन्होंने करनी शुरू की एंड दैट इज़ वाई इनका जो शासनकाल है वो एक सुनहरा एज माना जाता है, गोल्डन एज माना जाता है, स्पेशली फॉर द तेलुगु लिटरेचर, क्योंकि इनके दरबार में खुद तेलुगु के 8 विद्वान रहते थे जिनको अष्ट दिग्गज कहा गया। और उन्हीं में से एक थे आपके तेनाली रामन, जिनकी कहानियों में कृष्णदेव राय का जिक्र है। सो कृष्णदेव राय एंड कृष्णदेव राय हिमसेल्फ वॉज अ स्कॉलर, या अगर कहें तो स्टीम्ड लिटरेटी और बहुत बड़े साहित्यकार थे। अमुक्त मल्लड़ जैसी किताब लिखी थी जो कि तेलुगु लैंग्वेज में थी एंड अबाउट द पॉलिटिक्स थी, स्टेट्समैनशिप के ऊपर थी। और एक किताब उन्होंने लिखी थी जामवती कल्याण करके, एक फिक्शनल किताब है जिसमें जामवंत जो कैरेक्टर है रामायण के, उनकी बेटी और कृष्ण की लव स्टोरी को, भगवान कृष्ण की लव स्टोरी को दिखाया गया है। तो दैट वॉज हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द आर्ट एंड लिटरेचर। इसीलिए कृष्णदेव राय के ज़माने के बहुत सारे कंटेम्प्रेरी लिटरेचर हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि उस ज़माने में लिटरेचर बहुत प्रोड्यूस किए गए एंड दैट्स वाई उन लिटरेचर से भी हमें इनके बारे में पता चलता है, जो कि बाकी सारे राजाओं ने नहीं किया, इसलिए शायद उनके बारे में कम पता है। और इन्होंने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी शुरू किए, जैसे डैम्स बनवाए जिसकी काफ़ी ज़रूरत थी विजयनगर को पानी की कमी के कारण, जो आगे हम लोग देखेंगे। रिजर्वायर्स वगैरह बनवाए और जो ऑलरेडी बने हुए थे उसमें रिपेयर का काम करवाया। और एक टाउनशिप बसाई नागलापुरम नाम की, अपनी माता के नाम पे इसका नाम रखा था नागलापुरम, क्योंकि इनकी माता का नाम था नागला अम्मा। तो एक जो शहर बसाया नागलापुरम, तो इन्होंने ही बसाया था। तो दैट वाज बेसिकली हिज कंट्रीब्यूशन इन द इंफ्रास्ट्रक्चर। और बाकी चीज़ों की अचीवमेंट हमने इनकी देखी ली। तो अगर इससे रिलेटेड सवाल आता है तो ऐसे ही आप 4 हेडिंग बनाएंगे, अगर 8 मार्कर है तो फ्लो चार्ट बनाएंगे एंड देन यू हैव टू राइट द पॉइंटर्स इनसाइड इट। कैसे पॉइंटर्स बनाने हैं, कैसे फ्लो चार्ट बनाने हैं, ये सब चीज़ें मैं अपने आंसर राइटिंग कोर्स जो कि निंजा बैच का एक पार्ट है उसमें बताता हूँ। सो डू चेक इट आउट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसका लिंक दे दिया है, कमेंट बॉक्स में भी लिंक है। और अगर आपको इस बैच के बारे में और इन्फॉर्मेशन जाननी है तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब कृष्णदेव राय की डेथ के बाद क्या होता है कि अंपायर में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि अब अंपायर का अंत तय था। धीरे धीरे ऐसी चीज़ें होती हैं। तो द डेथ ऑफ कृष्णदेव राय मार्क द बिगिनिंग ऑफ डिक्लाइन ऑफ विजयनगर अंपायर। सबसे पहले क्या हुआ कि जो विजयनगर के नायक्स थे, जिनको आप विजयनगर के सामंत भी कह सकते हैं, काइंड ऑफ फ्यूडल लॉर्ड, जिन पे विजयनगर के जो राजा थे वो डिपेंडेंट रहते थे फॉर द मिलिट्री सर्विसेज एंड फॉर द रेवेन्यू कलेक्शन। ये नायक रेबल करना शुरू करते हैं क्योंकि उनको लगा कि आने वाले जो सक्सेसर हैं वो उतने केपेबल नहीं है और इनकी अच्छी खासी अपनी पावर होती थी, अपनी हस्ती होती थी। तो दे स्टार्टेड थिंकिंग कि भाई क्यों ना यही सबसे अप्रोप्रिएट समय कि हम अपना एक राज्य बनाएं, जो कि आप देखेंगे औरंगजेब की डेथ के बाद भी बहुत सारे इंडिपेंडेंट किंगडम कार्व आउट हुए थे, बिकॉज दे न्यू कि भाई अब जो मुगल रूलर्स हैं वो उतने केपेबल नहीं है, तो हम अपना एक इंडिपेंडेंट किंगडम बना सकते हैं। तो नायकों ने रेबल करना शुरू किया। इसके अलावा अंपायर जो है वो अब राजा के हाथ में नहीं, बल्कि राजा के एक चीफ मिनिस्टर थे आलिया रामाराय। आलिया रामाराय वॉज द सन इन लॉ ऑफ कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय के बेटों में सक्सेशन का डिस्प्यूट था, उसमें आलिया रामाराय ने एक को सपोर्ट कर दिया। और अब वो जो राजा था सदाशिव राय, वो आलिया रामाराय की हर चीज़ मानता था और आलिया रामाराय ही विजयनगर अंपायर की सारी चीज़ों को देख रेख कर रहे थे।
और इनकी कनिंग पॉलिसीज़ की वजह से होता है बैटल ऑफ तालिकोटा, क्योंकि इन्होंने कोशिश की दखल सुल्तानों को आपस में लड़ाने की। इनका पर्पस भी क्लियर था कि अगर ये सुल्तान आपस में लड़के ख़त्म हो जाएंगे तो हम लोग विजयनगर जो अंपायर है वो उनकी टेरिटरी दक्खन के उस पार भी चली जाएगी। लेकिन इसमें ये सफल नहीं होते हैं एंड अल्टीमेटली बैटल ऑफ तालिकोटा हैपेंड। So it happened between rulers of Vijayanagar and the Dakha Sultans. It is also known as Battle of राक्षसी तांगड़ी, क्योंकि तालिकोटा के जिस गांव में ये लड़ाई लड़ी गई थी उसको राक्षसी तांगड़ी कहते हैं। तो बैटल ऑफ तालिकोटा, राक्षसी तांगड़ी, दोनों बात बराबर है। 1565 ईस्वी में ये लड़ाई हुई है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और इसमें विजयनगर की आर्मी का नेतृत्व कर रहे थे आलियारवाराय। काफ़ी बूढ़े थे, 80 साल के करीब की एज है, बट फिर भी एम्बिशंस बहुत हाई थे। तो ही वॉज लीडिंग द आर्मी ऑफ विजयनगर। और उस तरफ से 3 सल्तनतों की आर्मी थी, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा। इसमें सबसे पावरफुल था बीजापुर, ठीक है। और आगे चल के आपको पता चलेगा कि इवन तो लड़ाई तो होती है, बट बीजापुर के साथ कृष्णदेव राय के और बाकी विजयनगर के रूलर्स के भी संबंध ऐसा नहीं था कि हमेशा ही ख़राब थे। तो वो भी हम लोग देखेंगे कि व्हाट वेयर दोज थिंग्स जिसने बैटल ऑफ तालिकोटा में रिजल्ट किया और अंत में जो है इससे अंपायर का नाश होता है। तो इन द रिजल्ट विजयनगर वॉज डिफीटेड इन द बैटल। काफ़ी सारी स्टोरीज़ है इससे रिलेटेड, क्योंकि आर्मी भी विजयनगर की बड़ी थी, धनाढ़ भी था विजयनगर ज़्यादा, लेकिन जो लड़ाई है उसमें ट्रेचेडी की जाती है, धोखेबाजी होती है एंड अल्टीमेटली जो आलियारवाराय है उसको बेहेड कर दिया जाता है, उसके गर्दन को काट दिया जाता है। आप एक तस्वीर भी अपने सामने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो जब उसके सर को काट दिया गया, अहमदनगर के सुल्तान ने काट दिया, उसके बाद जो है लड़ाई ख़त्म हो जाती है। जितने भी सैनिक थे विजयनगर के वो रिट्रीट कर गए एंड देन द आर्मी ऑफ दखल सुल्तान्स एडवांस टुवर्ड द सिटी ऑफ विजयनगर एंड इसको लूट लिया गया। सो अगर हम बात बैटल ऑफ तालिकोटा के इम्पैक्ट की बात करें, सबसे पहला इम्पैक्ट तो ये पड़ा कि इसके बाद विजयनगर को एक ऐसा माइटी ब्लो पड़ा जिसे कभी वापस उभर ही नहीं पाते। अब वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, अब वो केपेबल रूलर्स कभी नहीं आए, तो वापस से वो उस पीक स्टेज पे कभी नहीं पहुंच पाया, समय के साथ घटता ही चला गया। इसके बाद सिटी को लूटा गया, क्योंकि राक्षसी तांगड़ी के बैटल के बाद धीरे धीरे ये शहर की तरफ पहुंचे और 6 महीनों तक शहर को लूटा गया। लोगों को मारा गया, रॉयल फैमिली मार दी गई, जो औरतें थे उनके साथ क्या हुआ होगा आप इमेजिन ही कर सकते हैं। उसके बाद जितने भी लोग थे या तो मार दिए गए या शहर को छोड़ के भाग गए। तो सिटी वॉज कम्प्लीटली अबैंडन्ड, इवन फॉर कुछ दशकों के लिए तो अबैंडन्ड ही रहा। उसके बाद धीरे धीरे वापस लोग यहाँ पे बसना शुरू करते हैं एंड कैपिटल भी फिर शिफ्ट हो गई। जो भी उसके बाद अरविडो डायनेस्टी के लोगों ने रूल किया तो विजयनगर से नहीं किया था, पेनुकोंडा और चंद्रागिरी से रूल किया था। इसको मैंने मैप की वीडियो में लोकेट करके बताया हुआ है, ये दोनों साइट इंपॉर्टेंट है, तो वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। जस्ट सर्च की ब्लेड रनर हिस्ट्री मैप्स, तो उसमें पेनुकोंडा, चंद्रागिरी, विजयनगर और हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उनको मैंने मार्कआउट किया हुआ। तो दीज वेर द इम्पैक्ट्स ऑफ बैटल ऑफ तालिकोटा। अगर विजयनगर के डिक्लाइन की बात आती है तो सारे लोग एक ही बात कहते हैं कि बैटल ऑफ तालिकोटा की वजह से डिक्लाइन हुआ, लेकिन बैटल ऑफ तालिकोटा के अलावा भी कुछ कारण थे। बैटल ऑफ तालिकोटा वॉज जस्ट अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दोज फेलियर्स जिसके वजह से इस अंपायर का पतन होता है। उनको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि रीजन से रिलेटेड भी सवाल आता है। तो ऐसे ही आप 4 हेडिंग बनाएंगे और अगर आप वैसा फ्लो चार्ट बनाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सबसे पहला तो बैटल ऑफ तालिकोटा था, इसने अंपायर को जड़ से हिला के रख दिया और इसके बाद कभी भी अंपायर रिकवर नहीं कर पाता है उस स्ट्रेंथ तक। दूसरा जो रीज़न था दैट वाज पुअर डिप्लोमेसी। बैटल ऑफ तालिकोटा के पीछे पुअर डिप्लोमेसी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि आलिया रामाराय ने हमेशा कोशिश की कि हम दखल सुल्तानों को एक दूसरे से लड़वाते रहें। बीजापुर को अहमदनगर के खिलाफ भड़काया, अहमदनगर को गोलकोंडा के खिलाफ, उसको बीदर के खिलाफ, उसको बराड़ के खिलाफ। और मकसद ये था कि जब तक ये आपस में लड़ते रहेंगे तब तक विजयनगर महफूज रहेगा और ये हम पे डिपेंडेंट रहेंगे। कभी इनको हमारी आर्मी की ज़रूरत है, कभी इनको हमारे पैसे की ज़रूरत है। दखल सुल्तानों को जब लास्ट में रियलाइज़ हुआ कि आलिया रामाराय इज जस्ट प्लेइंग विथ आवरसेल्व्स, तो उसके बाद इन्होंने मुत्तहिद किया, अलायंस फॉर्म किया एंड देन ही अटैक्ड। विजय खास करके बीजापुर के सुल्तान ने प्लान किया और दे अटैक्ड कलेक्टिवली एंड उसके बाद लड़ाई हुई। उसके बाद तीसरा जो कारण था दैट वाज वीक सक्सेसर। कृष्णदेव राय के जाने के बाद उनके लड़के या उनके भी लड़के जो थे वो उतने केपेबल नहीं थे जो इस अंपायर को संभाल पाते। दैट इज़ वाई अंपायर जो है नोबिलिटी के हाथों में चला गया एंड उन्होंने तहस नहस करके सब कुछ रख दिया। एंड चौथा रीज़न वॉज रेबेलियन ऑफ नायकास। इवन जब बैटल ऑफ तालिकोटा होता है उसमें भी बहुत सारे नायक शामिल नहीं थे, बिकॉज ईदर दे वेर हैविंग डिसएग्रीमेंट विथ आलिया रामाराय, या उन्होंने देखा था कि हमारा इंडिपेंडेंट किंगडम बनाने का जो सपना है अब साकार हो सकता है, तो उन्होंने इंडिपेंडेंट किंगडम बना लिया था। और इवन इस बैटल के बाद भी जो नायक बच गए उन्होंने अपने किंगडम्स बना लिए, मदुरई में जाके, तंजावुर में जाके। तो बाद में फिर यही किंगडम जो है उनको हरा के यूरोपियंस इस पर काबिज होते हैं। तो दीज 4 वेर द मेजर रीजन्स बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ एम्पायर। अब जब हमने बात की थी पुअर डिप्लोमेसी की, तो एक बात यहाँ पे गौर करनी ज़रूरी है जो मैंने अभी बताया है कि हमेशा जो है विजयनगर अंपायर और दखन सुल्तानों के बीच संबंध खराब नहीं रहते। हमारे पास अच्छे संबंधों की भी एविडेंस मिलते हैं। तो व्हाट हैपेंड कि ये जो संबंध इतने ख़राब होते हैं और इतना भीषण बैटल हुआ।
बहुत रेयरली दखल सुल्तान ने इतने सीरियसनेस से लड़ाई की थी कि तीनों चारों सल्तनतों की आर्मी मिल गई और एक ही बार में धावा बोल दिया। तो इसके पीछे कुछ कड़ियाँ हैं, कुछ स्टोरीज हैं, उनको जानते हैं। तो हेयर वी हैव द डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद द दखल सल्तनत, कि कैसे थे आखिर राजनयिक संबंध। तो अगर हम बात करें विजयनगर और डेक्कन सुल्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशन की, तो क्या वो हमेशा से ख़राब थे? इट वॉज नॉट ऑलवेज हॉस्टाइल, हमेशा से ये ख़राब नहीं थे। दोनों ने एक दूसरे के साथ कोऑपरेट किया था कई बार। जैसे अगर हम बात करें विजयनगर के रूलर्स की, तो उन्होंने भी कई बार सल्तनत के बेहतरी के लिए काम किया, उनकी स्टेबिलिटी के लिए काम किया। सिमिलरली सल्तनत के भी सुल्तानों ने, खास करके बीजापुर के सुल्तान ने हमेशा कोशिश की जहाँ पे भी बन सका कि विजयनगर के राजाओं के साथ अच्छा व्यवहार रखा जाए और उनकी बेहतरी के लिए काम किया जाए। इसके दो उदाहरण हमारे पास देखने को मिलते हैं। एक बार क्या हुआ था, बीजापुर में एक सक्सेशन डिस्प्यूट हो गया था। एक्चुअली मेहमनी सल्तनत का जो एक सुल्तान था उसको इन्होंने काबिज करके रखा हुआ था, कैद करके। तो कृष्णदेव राय ने उसको छुड़वाया और उसको अपना अधिकार दिलवाया, तो कि भाई आप यहाँ के राइट हेयर हैं, आप यहाँ के राइट रूलर हैं, तो आपको रूल करना चाहिए। और इससे जो है वो सक्सेशन डिस्प्यूट खत्म हुआ था, वो जो टसल थी आपसी वो खत्म हुई थी। तो उसके बाद कृष्णदेव राय ने आफ्टर सॉल्विंग दिस पावर डिस्प्यूट ऑफ दखल सल्तनत, उन्होंने एक टाइटल होल्ड किया था यवन राज्य स्थापनाचार्य, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एस्टैब्लिशर ऑफ यवन किंगडम। चैप्टर 6 में मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ वेस्ट से आने वाले बाहर के सारे लोगों को या तो आप मलिक्स कह सकते हैं, आप यवन कह सकते हैं। तो यवन किंगडम की स्थापना, मतलब चूंकि एक मुस्लिम किंगडम को उन्होंने बहाल किया था, उसकी स्टेबिलिटी रिस्टोर की थी, दैट इज वाई इट टुक दिस टाइटल ऑफ एस्टैब्लिशर ऑफ यवन किंगडम, यवन राज्य स्थापनाचार्य। सिमिलरली कृष्णदेव राय के डेथ के बाद यहाँ भी विजयनगर में भी सक्सेशन डिस्प्यूट हुआ। उसके बाद सुल्तान और बीजापुर थे उस ज़माने में जो सुल्तान थे, उन्होंने इंटरवीन करके सक्सेशन डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया था एंड इस एम्पायर में जो पीस और स्टेबिलिटी है उसको रिस्टोर किया था। तो ये दोनों आपस में कोऑपरेट करते थे। ये एग्जाम्पल हमें ऐसा देखने को मिला है। और ये टाइटल किसने होल्ड किया था, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, कृष्णदेव राय ने ये टाइटल होल्ड किया है, विच मीन्स एस्टैब्लिशर ऑफ यवन किंगडम, यवन राज्य स्थापनाचार्य वाज द टाइटल बेसिकली। तो जब डिप्लोमेटिक रिलेशन इतने अच्छे थे तो दरार पड़ती कहाँ पे? दरार पड़ती है बिकॉज ऑफ द रोल ऑफ आलिया रामा राय। आलिया रामा राय जमाई थे, इसीलिए आलिया लगाया जाता है। एक्चुअल में नाम तो रामा राय है, और राय भी लगाते थे क्योंकि वो डी फैक्टो रूलर तो यही थे। डी फैक्टो का कॉन्सेप्ट है कि भाई गद्दी पे कोई भी बैठे, रूलर अगर कोई दूसरा है तो डी फैक्टो रूलर वो माना जाएगा। इम्पैक्टफुल कौन है, ठीक है। आलिया इसलिए कहते हैं क्योंकि आलिया मतलब सन इन लॉ कहा जाता है तेलुगु में आलिया को। तो ही वॉज अ मास्टर डिप्लोमेट, बहुत शातिर दिमाग के आदमी थे। और अगर इनकी चीज़ें सही प्लॉट पे पड़ जाती तो हो सकता है कि विजयनगर की जो टेरिटरी थी वो पहुंच जाती गोदावरी तक, अगर पड़ जाती तो, बट पड़ी नहीं। उन्होंने कोशिश की कि भाई दखल सुल्तान को डिवाइड करके इनको आपस में लड़वाते रहो, और जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हमारी टेरिटरी उधर तक भी पहुंच जाएगी। बट अल्टीमेटली हुआ ये कि दखल सल्तनत को रियलाइज़ हुआ कि भाई हम तो इनकी वजह से लड़ रहे हैं। एंड आफ्टर नोइंग हिज कनिंग डिप्लोमेसी, अब उन्होंने कहा कि भाई हम आपको मार देंगे। तो आपस में कुछ लेटर्स वगैरह एक्सचेंज हुए। इनको कहा कि यार आप आलिया रामा राय को हमें दे दो। सुल्तान ने राजा को पत्र लिखा कि आलिया रामा राय हमें चाहिए और रायचूर दो आपकी चाबी भी चाहिए। राजा ने कहा कि हम कुछ भी नहीं देंगे। उसके बाद बैटल ऑफ तालीकोटा होता है एंड दैट रिजल्टेड इनटू दिस डिस्ट्रक्शन ऑफ विजयनगर सिटी एज वेल एज द एम्पायर। सो दैट वॉज द स्टोरी ऑफ डिक्लाइन ऑफ एम्पायर एंड द पीक ऑफ एम्पायर। हमने कृष्णदेव राय के शासनकाल को देखा, कैसे ये अपने पीक पे पहुंचा था। सो अब तक अगर चीज़ें क्लियर है एंड अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन। और अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब बिल्कुल ही कर लो, क्योंकि इसके बाद फिर 8वें चैप्टर की, 9 चैप्टर की और इसके अलावा और भी सब्जेक्ट के ऐसे वन शॉट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जिससे आपको एनसीईआरटी खोलने की तो ज़रूरत आई डोंट थिंक पड़ेगी, केवल रेफरेंस के लिए पड़ेगी। कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कोई भी। हमारा बेसिकली मकसद ये होता है कि हमारे वन शॉट को देखने के बाद किताब में आपके पास कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। हमने बात की थी अब ये भी नायकों की, तो थोड़ा सा नायकों के बारे में जान लेते हैं और विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन का जो ये फ्यूडल सिस्टम था उसको भी समझ लेते हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द राइज एंड द नायकाज ऑफ विजयनगर एम्पायर। राय मतलब द किंग्स, राजा को वहाँ पे राय कहा जाता था, इसीलिए जितने भी रूलर थे उन्होंने अपने टाइटल में राय लगाया था। कृष्णदेव राय हो गया, सदाशिव राय हो गया, देव राय हो गया, हरियर राय हो गया, बुक्का राय हो गया। सो दैट वाज बेसिकली टाइटल फॉर किंग्स। नायक कौन थे? नायक फिर मिलिट्री चीफ्स बेसिकली, जिनके पास अपनी एक मिलिट्री होती थी। अब उसमें कैवेलरी भी हो सकती है, इन्फेंट्री भी हो सकती है। कैवेलरी मतलब घुड़सवार, इन्फेंट्री मतलब पैदल सेना। और ये यूजुअली पुराने ट्रेडिशन के लोग होते थे, मतलब ये होयसाल एम्पायर के ज़माने में भी थे, उससे पहले भी थे। लेकिन और ये हमेशा जो भी एम्पायर उस टाइम में था उनको सपोर्ट किया करते थे विद देयर मिलिट्री सर्विसेज, एंड जो फोर्ट वगैरह थे इनके कंट्रोल में थे, तो उससे ये जो है एक लोकेशनल एडवांटेज देते थे। सो दे वर द मिलिट्री चीफ हु यूजुअली कंट्रोल्ड फोर्ट्स एंड हैड आर्म सपोर्ट। और ये बहुत क्रूशियल फोर्ट्स वगैरह कंट्रोल किया करते थे। तो पावरफुल तो थे, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, बिकॉज दे डिडंट हैव स्टेबल जॉब।
मतलब उनके पास जो पॉपुलेशन है या जो आर्मी है उसको फीड करने के लिए इनके पास प्रॉपर सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं होता था। तो यहाँ से वहाँ फर्टाइल लैंड की तलाश में घूमते रहते थे। विजयनगर के रूलर ने कहा कि भाई तुम लोग अगर हमारी सुजरेनिटी एक्सेप्ट कर लो, सुजरेनिटी का मतलब होता है हमारी अधीनता, अगर हमारा सबॉर्डिनेशन तुम एक्सेप्ट करते हो तो हम तुम्हें ये जो स्टेबल रेवेन्यू है उसका सोर्स देंगे। तो बहुत सारे जो नायक थे उन्होंने विजयनगर के रूलर्स यानी कि जिनको राय आप कह सकते हैं उनके अथॉरिटी में खुद को सबमिट भी किया था। मोस्ट ऑफ द नायक्स डिड दैट, और जो नहीं कर पाए उनसे करवा लिया गया क्योंकि इनके पास मिलिट्री थी, दे कंट्रोल्ड क्रूशियल फोर्ट्स। सो दैट वाज द स्टोरी ऑफ नायकास एंड दे जनरली स्पीक इन तेलुगु एंड कन्नड़। ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए क्योंकि कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ऐसा डाल दिया जाता है कि दे स्पोक इन तमिल एंड कन्नड़। अब इसमें वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि ज़्यादातर जो नायक थे वो कन्नड़ बैकग्राउंड के थे या तेलुगु बैकग्राउंड के थे, तो वो तेलुगु या कन्नड़ बोला करते थे। इसी नायक से एक अमार नायक का सिस्टम निकलता है। दैट वॉज अ पॉलिटिकल मनूवर या पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर। जिस तरीके से एक फ्यूडल सिस्टम का स्ट्रक्चर होता है वैसा ही अमार नायका सिस्टम में भी है। अमार नायका में क्या हुआ कि यही जो नायक थे इनको ऑफिशियल आर्मी में मिलिट्री कमांडर बनाया गया। दो टाइप के नायक होते थे, जो नॉर्मल नायक थे जिनसे विजयनगर एम्पायर काम लेता था लेकिन इनके पास अपनी आर्मी थी, बट दे डिडंट होल्ड एनी पोस्ट इन विजयनगर एम्पायर। अमार नायक वो लोग थे जो विजयनगर रूलर्स के बहुत करीबी हो चुके थे, बहुत ट्रस्टी हो चुके थे, एंड उनको फिर या तो ऑफिशियल आर्मी में मिलिट्री कमांडर बनाया गया या कोर्ट में ऑफिसर्स दिए गए। साथ ही उनको दिए गए टेरिटरीज जो राय ऑलरेडी गवर्न करते थे, मतलब राजाओं के आधिपत्य में थे। उन टेरिटरीज में कहा गया कि आपको इस इलाके में टैक्सेस कलेक्ट करने हैं और जो भी ट्रिब्यूट वगैरह होता है ट्रेडर से, क्राफ्ट पर्सन से, वो सब आपको कलेक्ट करना है। वो कलेक्शन करने के बाद आप करेंगे क्या, उसका एक हिस्सा अपने पास रखेंगे। दे रिटेन द पार्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर पर्सनल यूज़। और पर्सनल यूज़ में क्या करना है, आपकी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आर्मी है उसको और मजबूत करना है। यू हैव टू मेंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स, ताकि कल को अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम आपके उस लीजन को या जो वो टुकड़ी है आपकी, लीजन मतलब टुकड़ी, उसको यूज़ कर सके। और उससे और जो भी पर्सनल यूज़ के लिए आप रख रहे हैं उससे आपको अपने आसपास के इलाके में जो इलाके का दायित्व आपको दिया गया है वहाँ पे अगर कोई टेम्पल का मेंटेनेंस है तो वो आप करवाइए, इरिगेशन वर्क करवाइए, मतलब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भी आप पैसा लगाइए और बाकी पार्ट अंपायर को देना होता था। सो दे रिटेन सम पार्ट ऑफ रेवेन्यू एंड रेस्ट वॉज गिवन टू द अंपायर। तो यही सिस्टम आप देखेंगे तो ब्रिटिशर्स के ज़माने में भी था। ज़मींदारों को भी कहते थे कि कुछ पार्ट अपने पास रखो, बाकी हमें दे दो। जागीरदार अगर बात करें मुगल इंडिया में तो वहाँ भी यही सिस्टम था। उससे पहले, सबसे पहले ऐसा जो पॉलिटिकल इनोवेशन है वो हमें देखने को मिलता है दिल्ली सल्तनत में। तो अगर अमार नायका सिस्टम के ओरिजिन की बात करेंगे तो वो इक्तदारी सिस्टम से निकला हुआ है। दिल्ली सल्तनत में एक इक्तदारी सिस्टम आया। इक्तदारी का मतलब होता है, इक्ता का मतलब होता है ज़मीन, और यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट था जो अमार नायका में है। इक्तदारी में क्या करते थे, नोबल्स को या जो ऑफिशियल्स थे दिल्ली सल्तनत में उनको ज़मीनें देते थे। तो सुल्तान्स डिस्ट्रीब्यूटेड लैंड्स टू द नोबल्स एंड दीज नोबल्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, एंड उस टैक्स का एक पोर्शन ही अपने पास रखते थे और जो मेजॉरिटी पोर्शन है वो राजा के पास चला जाता था। इवन अगर माइनॉरिटी पोर्शन भी उनके पास है तो बहुत बड़ा अमाउंट होता था ये। उसमें से अपने पर्सनल अय्याशी के लिए भी पैसा रखते थे, अपनी मिलिट्री भी मेंटेन करते थे और उस इलाके में जो भी अच्छे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो सकते वो किया करते थे। तो दैट वाज अ कॉमन फ्यूडल सिस्टम। और इवन अगर अमार नायका सिस्टम की बात करें तो ये जो अमार नायकाज की आर्मी थी ये राजाओं की मदद भी करती थी लड़ाई में। तो राजा के पास अपनी रॉयल आर्मी तो थी ही विजयनगर की, इसके अलावा अमार नायका की आर्मी और जो नॉर्मल नायकाज है इनकी भी आर्मी मिलकर एक बहुत बड़ा नंबर बनाती थी। जैसे हमने बात की ना कि बैटल ऑफ तालीकोटा में कि इन तीन सल्तनतों के इकट्ठे होने के बावजूद विजयनगर की अकेले की आर्मी इनसे बहुत ज़्यादा थी। तो अगर वो ट्रेचडी नहीं हुई होती, जो धोखेबाजी हुई है आलिया मराई के साथ, तो प्रॉबेबली बैटल ऑफ तालीकोटा का जो रिजल्ट है वो अलग होता। अगर आप कहेंगे तो मैं किसी रोज़ बैटल ऑफ तालीकोटा के इम्पैक्ट और उसकी पूरी स्टोरी के ऊपर अलग डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाना चाहूँगा, इफ़ यू विल अलाउ मी इन द कॉमेंट सेक्शन देन ओनली। तो दैट वॉज द स्टोरी ऑफ अमार नायका सिस्टम। अमार नायका के रायों के साथ संबंध कैसे थे वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या वो रेबेलियन हमेशा होता था कि क्या एक राइवलरी वाला संबंध था। तो संबंध एक मास्टर और सबऑर्डिनेट का था। अमार नायक जो थे वो एनुअली ट्रिब्यूट भेजा करते थे। ट्रिब्यूट एक ऐसा फॉर्म ऑफ टैक्स होता है जिसका कोई लिमिट नहीं होता, जिसको कोई स्टिपुलेटेड अमाउंट नहीं होता। ये जनरली ऐसे लोगों से लिया जाता है जो बहुत खास होते हैं। तो अमार नायक जैसे अपने शौक से जो है या अपने कर्टसी से, आउट ऑफ कर्टसी, एनुअल ट्रिब्यूट देते थे और वो एक कंपलसरी चीज़ भी थी। अगर आपने नहीं दिया दैट मीन्स आप राजा के प्रति अब वफादार नहीं रहे। तो ट्रिब्यूट का ये कॉन्सेप्ट है। और इसके अलावा ये कभी कभी रॉयल कैपिटल पहुंच के कोर्ट में अपने आप को अपीयर करते थे, राजा को प्रॉपर सैल्यूटेशन देते थे, प्रणाम वगैरह किया, गिफ्ट्स वगैरह के साथ गए, प्रॉपर गाजे बाजे के साथ। तो इससे पता चलता था कि ये जो हमारी लॉयल्टी है वो राजा के साथ है, क्योंकि अपने इलाके में तो बहुत पॉपुलर थे। तो कई बार लोगों को लगता था कि कहीं वो उधर इंडिपेंडेंट किंगडम ना कार्व आउट कर ले। इसीलिए कभी कभी
कि अमर नायका इतने पावरफुल ना हो जाए अपने इलाके में, तो राजा इनको ट्रांसफ़र भी कर दिया करते थे। तो किंग्स ओकेजनली असर्टेड देयर कंट्रोल ओवर देम बाय ट्रांसफरिंग देम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ताकि इनका कंट्रोल जो है वो किसी एक इलाके पे इतना ना हो जाए कि वहीं पे वो अपना किंगडम बना ले। और इसके अलावा अगर कोई सेरेमोनियल ओकेज़न होता था तो ये सारे जो नायक हैं वो जुटते थे, राजा के प्रति अपनी वफादारी सिद्ध करते थे, गिफ्ट्स वगैरह लेके जाते थे, प्रणाम करते थे, सैल्यूटेशन करते थे, जो एक मास्टर और सबॉर्डिनेट का रिलेशन है वो होता था। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ 17th सेंचुरी जब बैटल ऑफ तालिकोटा हो जाता है, उसके बाद बहुत सारे नायकों ने देखा कि अब जो राय हैं, अब जो रूलर्स हैं, दे आर नॉट दैट मच केपेबल, तो उन्होंने अपने आप को अलग करना शुरू। मदुरई के नायक अलग हुए, तंजावुर के नायक अलग हुए, कलहस्ती के नायक अलग हुए, एंड उससे फिर बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स निकलते। सो दैट वॉज बेसिकली द स्टोरी ऑफ अमार नायका सिस्टम। अमार नायका सिस्टम में जो वर्ड अमार है वो बेसिकली दो वर्ड से निकलता है। एक तो समर वर्ड है, समर मतलब युद्ध, वॉर, और एक वर्ड है पर्शियन में अमीर करके। अमीर का मतलब होता है नोबेलिटी। तो चूंकि ये जो अमार नायक थे, नायक तो नोबेलिटी का ही पार्ट है, राजा के बाद जो सेकंड लेयर है वो तो नोबेलिटी का ही होता है, तो प्रोबेबली शायद अमीर वर्ड से अमार नायका सिस्टम निकला हो। एक बंगाली में भी अमार वर्ड होता है, दैट मीन्स आवर। तो चूंकि बंगाल और कन्नड़ कल्चर में बहुत फ़र्क है तो उतना हम रिसेम्बलेंस नहीं कर सकते। तो दैट वाज द स्टोरी ऑफ राइस एंड द किंग्स। अब हम लोग पर्टिकुलरली विजयनगर शहर के हर एक फीचर को देखना शुरू करेंगे। विल स्टार्ट अप विद द स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ विजयनगर सिटी। फोर्टिफिकेशन की बात करेंगे, उनके वाटर रिसोर्स की बात करेंगे, उसके बाद उसके अलग अलग हिस्सों की बात करेंगे जिसमें सैक्रेड सेंटर आएगा, रॉयल सेंटर आएगा, अर्बन कोर आएगा जिसमें मार्केट्स वगैरह लोकेटेड थे। तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ होलसम जर्नी। आई होप यू विल एंजॉय इट। एंड अगर आपको अभी तक लेक्चर पसंद आया है तो हिट द लाइक बटन और कमेंट करके हमें बताइए कि क्यों आपको लेक्चर पसंद आ रहा है। एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स ताकि हमारी भी रीच बढ़े और आपके दोस्तों का भी भला हो। तो अब हम लोग इस चैप्टर के दूसरे पड़ाव में चलते हैं और विजयनगर को एज ए सिटी देखते हैं कि शहर के तौर पे विजयनगर कैसा था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक आउट द सोर्सेज कि हमें विजयनगर शहर के बारे में पर्टिकुलरली किन किन सोर्सेज से पता चलता है। तो वी हैव सम इंस्क्रिप्शंस, राजाओं के इंस्क्रिप्शन है, नायकों के भी इंस्क्रिप्शन है, क्योंकि वो भी अगर कभी डोनेशन वगैरह देते थे मंदिर में तो उनको भी इंस्क्रिप्शन में वहाँ पे इंस्टॉल करवाते थे। उसके बाद फॉरेन ट्रैवलर्स के जो अकाउंट्स है, अकाउंट्स मतलब जो उनकी किताबें हैं, उनका ब्यौरा है, वो बहुत मदद करती है हमें विजयनगर को एज ए शहर के बारे में जानने में। और जब हमने फॉरेन ट्रैवलर की बात की थी तो पूरी दुनिया में विजयनगर को देखने की एक होड़ सी थी, लालसा सी थी। तो विजयनगर में अलग अलग देशों से फॉरेन ट्रैवलर्स आए। उनको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। कुछ आए 15वीं शताब्दी में जो कि 1400 से 1500 के बीच आए थे। मेजरली जितने भी ट्रैवलर हैं वो किसी खास राजा के समय में आते हैं, या तो डिप्लोमेटिक मिशन के तौर पे, या उस राजा की बहुत ख्याति होती है तो उसकी वजह से आते हैं। तो इसमें से जो 15वीं शताब्दी में जितने भी ट्रैवलर आए, ज़्यादातर जो ट्रैवलर थे, ये तो जो तीन है वो तो मेन है क्योंकि इन्होंने अपना ब्यौरा वगैरह लिखा है इसीलिए, इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रैवलर व्यापारी आते थे। तो 15वीं शताब्दी में देवराय सेकंड करके एक रूलर थे, वो बहुत ज़्यादा फेमस थे। उसके बाद जो ट्रैवलर आते हैं हमारे 16वीं शताब्दी में, वो आते हैं ज़्यादातर कृष्णदेव राय के ज़माने में, वो बहुत फेमस थे। तो 15वीं शताब्दी में हमारे पास जो ट्रैवलर है, निकोली डी कॉन्टी फ्रॉम इटली, अब्दुल रज़ाक फ्रॉम पर्शिया, अफनासी निकितिन फ्रॉम रशिया। अब देखो यहाँ पे सवाल कैसे आते हैं, या तो चार मैं ट्रैवलर का नाम दे दूंगा, 3 15वीं शताब्दी से होंगे और एक 16वीं शताब्दी से होंगे, और यहाँ पे चारों जो है वो अलग अलग कंट्री के हैं, इटली, पर्शिया, पोर्चुगल और रशिया। तो आपको अगर इसमें से ऑड वन सेलेक्ट करना होगा तो यू हैव टू सेलेक्ट द वन जो कि 16वीं शताब्दी का आया है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होगा जैसे 16वीं शताब्दी में आप देखिए तीनों ट्रैवलर जो हैं वो पोर्चुगल के ही हैं, तो इसके अलावा मैं कोई भी ट्रैवलर और ऐड करूंगा तो दो बेसिस पे आप उनको छांट सकते हैं। एक तो बाकी ये सारे 15वीं शताब्दी के हैं, इन तीनों में से सारे, और ये तीनों पोर्चुगल के भी नहीं है, तो इस बेसिस पे भी छांटा जा सकता है। तो ट्रैवलर के बारे में दो चीज़ें ध्यान रखनी ज़रूरी है, कब वो आए, ठीक है, किस शताब्दी के बीच, और कहाँ से बिलोंग करते थे। जैसे निकोली डी कॉन्टी आपके इटली से हैं, अब्दुल रज़ाक आपके पर्शिया से हैं, अफनासी निकितिन आपके रशिया से हैं, और उसके बाद दुआर्ते बारबोसा, डोमिंगो पेस, फर्नैंडो नूनीज, ये तीनों आपके पोर्चुगल से हैं। आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, एक छोटा सा ट्रिक मैंने क्लास में भी मैं बताता हूँ, लाइव क्लासेस में, कि जिनके भी लेटर के लास्ट में जो है ना, वर्ड के लास्ट में आई उच्चारण हो, जैसे निकोली डी कॉन्टी हो गया, रॉबर्टो नोबेली हो गया, निकोलाओ मनुकी हो गया, तो वो सब इटली के होते हैं। और पर्शिया से अब्दुल रज़ाक ऑब्वियसली मुस्लिम है तो पर्शिया या सेंट्रल एशिया से ही आएंगे। और फिर ये जो बारबोसा या इस टाइप का डिगामा, ये सब प्रोनाउंसिएशन ना, तो ये सब जनरली पोर्चुगल और उस स्पेन के इलाके से आते हैं। दैट इज़ बेसिकली द डिफरेंशिएशन। अब हम लोग विजयनगर शहर के मैप को देख लेते हैं थोड़ा सा, जहाँ पे कि आगे चल के जब हम वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ेंगे या रॉयल सेंटर को पढ़ेंगे, सैक्रेड सेंटर को पढ़ेंगे, अर्बन कोर को पढ़ेंगे, तो यू मस्ट नो कि वो सारी चीज़ें लोकेटेड कहाँ पे हैं।
तो ये हमारा मैप है, वही कोलिन मैकेजी के सर्वे मैप पे बेस्ड है, और ये स्क्वायर मैपिंग मेथड के थ्रू हमने यहाँ पे इसको तैयार किया है। ये मैपिंग मेथड भी हम लोग आपको आखिरी में बताएंगे। तो ये जो शहर है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये तुंगभद्रा नदी रही, इस तुंगभद्रा नदी के किनारे ये शहर बसा हुआ है। इसके नीचे हमारा सैक्रेड सेंटर आता है, जहाँ पे मेजरली नाम से ही आपको पता चलता है कि धार्मिक स्थल होंगे। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अगर हम इस दिशाओं में बांट ले, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, ये और ये हो गया ईस्ट। तो साउथ वेस्ट में हमारा आ गया रॉयल सेंटर, और अर्बन कोर थोड़ा सा बड़ा था। अर्बन कोर में अगर एज एन इंट्रो मुझे बताना हो क्या होता था, कौन रहते थे, तो आम जनमानस अर्बन कोर में ही रहते थे, मार्केट सारे वहीं पे थे, और आम जनमानस के लिए जो रेगुलर धार्मिक स्थल है, टेम्पल वगैरह, वो सब अर्बन कोर का ही पार्ट थे। दैट इज़ वाई जब मैं वाटर मैनेजमेंट सिस्टम की बात करूंगा तो एक बहुत बड़ी समस्या ये थी कि भाई तुंगभद्रा नदी के पानी को यहाँ से यहाँ लाना था, उसी लिए कैनाल्स बनवाए गए, एक्वेडक्ट्स बनवाए गए। अब उस वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट को समझने से पहले विजयनगर शहर के बारे में कुछ फॉरेन ट्रैवलर ने बहुत स्पेशल डिस्क्रिप्शन दिया है, उसको पढ़ लेते हैं, बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट एज पर द पर्सपेक्टिव ऑफ बोर्ड एज वेल एज सीयूटी। सीयूटी में भी कई बार पूछ दिया जाता है कि भाई ये चीज़ किसने कही थी विजयनगर के बारे में, या बोर्ड में भी उस पूरे डिस्क्रिप्शन का आपको डिटेल देंगे और पूछेंगे कि ये डिस्क्रिप्शन किसने दिया है, किस फॉरेन ट्रैवलर ने दिया है, या ये डिस्क्रिप्शन इस ट्रैवलर ने दिया, आपको इसका कंट्री बताना है कि कहाँ से आए थे। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ डोमिंगो पेस एज ऑन विजयनगर, डोमिंगो पेस का डिस्क्रिप्शन बहुत खास है, बिकॉज एक तो उन्होंने कहा है कि ये शहर बहुत बड़ा है, शहर वाकई में बहुत बड़ा था, पहाड़ियों से घिरा हुआ था, तो इसको एक जगह से देख पाना ही बहुत मुश्किल था। डोमिंगो पेस अपने डिस्क्रिप्शन में कहते भी है कि द साइज ऑफ द सिटी आई डू नॉट राइट हेयर, मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये एक जगह से पूरा शहर दिखाई नहीं है, और मैं जितनी कोशिश मेरे से हो सकती है मैं उतने ऊंचे टीले पे खड़ा हूँ। सो दैट वॉज द हाइट ऑफ सिटी, दैट वॉज द लेंथ ऑफ सिटी। और उन्होंने इस शहर को विजयनगर रोम जितना बड़ा और खूबसूरत बताया है। उन्होंने बताया कि इस शहर में लेक्स हैं, वाटर टैंक्स हैं, बहुत फलदार जो वृक्ष हैं वो है, गार्डन्स वगैरह हैं, और जो रॉयल पैलेस है वो एक से एक खूबसूरत पैलेस है। सो दैट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ डोमिंगो पेस ऑन विजयनगर। डोमिंगो पेस किस कंट्री से थे ये भी आप याद में रखेंगे। सो ही वॉज फ्रॉम पोर्चुगल। अब हम आगे बढ़ते हैं, विजयनगर शहर के सबसे पहले और मेरे हिसाब से सबसे नया फीचर को देखते हैं, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। एंड मेक श्योर अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमें, डू सब्सक्राइब अस, क्योंकि ऐसे वन शॉट्स हम लोग बराबर लाते रहेंगे एंड यू नीड टू गेट नोटिफाइड। तो नाउ स्टार्टिंग विद द वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ विजयनगर। विजयनगर में सबसे पहले जानते हैं कि पानी की रिक्वायरमेंट किन किन एक्टिविटीज़ के लिए होती थी। तो वाटर वाज नीडेड फॉर वेरियस पर्पसेस। सबसे पहला जो पर्पस है वो तो इरिगेशन है, क्योंकि विजयनगर जो है वो लोकेटेड था सेमी एरिड रीजन में, मतलब यहाँ पे रेन वाटर बहुत कम होता था, बारिश बहुत कम होती थी। उसके बाद गार्डनिंग के लिए रिक्वायरमेंट है, जो बड़े बड़े बाग थे जिनका जिक्र डोमिंगो पेस ने किया है। डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए रिक्वायरमेंट थी, और टेम्पल कंजम्पशन के लिए, टेम्पल में जो रिचुअल्स हैं उसके लिए तो पानी चाहिए ही। इसके अलावा टेम्पल में बहुत सारे लोग आते थे, तो उनके रहने खाने के लिए, पीने के लिए, पाँव वगैरह धोने के लिए, स्नान आदि के लिए पानी की ज़रूरत होती है। अब पानी की ज़रूरत बड़ी समस्या नहीं थी, ये भी बहुत बड़ी समस्या नहीं है कि विजयनगर में बहुत सारे लोग आते थे। समस्या ये थी कि पानी का अरेंजमेंट अगर करे तो करे कैसे, क्योंकि पानी की स्कार्सिटी है। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत कम है। अगर आप विजयनगर के लोकेशन को देखेंगे तो पहाड़ियों के बीच लोकेटेड है, और जो भी इलाका पहाड़ियों के बीच लोकेटेड होता है वहाँ पे ग्राउंड वाटर नहीं होगा, थोड़े से ऊंचाई पे ही है। और जो वाटर अवेलेबल है, ग्राउंड वाटर है बहुत थोड़ा सा, तो उससे तो पूरे शहर का कुछ होने वाला नहीं है। तो मेजर जो सोर्स है पानी का वो है तुंगभद्रा नदी। अब ये जो नदी है यहीं से पीने का पानी अवेलेबल करवाना है, लेकिन जो रॉयल सेंटर है या जो अर्बन कोर है जहाँ पे मैक्सिमम आबादी रहती है, अर्बन कोर में आम जनमानस रहते थे और रॉयल सेंटर में जो राजशाही लोग हैं वो रहते थे। वो जो आबादी है वो तुंगभद्रा नदी से दूर रहती है, जो अभी अभी हमने मैप में देखा था। सैक्रेड सेंटर तो फिर भी नज़दीक है, लेकिन वहाँ पे तो केवल मंदिर हैं। तो एक बड़ा काम ये था कि इस नदी के पानी को हमें आम जनमानस तक पहुंचाना था। तो ये जो प्रॉब्लम है पानी की स्कार्सिटी की, उसको 3 लेयर में सॉल्व किया गया, 3 तरीकों से। सबसे पहले जो नदी का पानी है उसको हमें एक जगह स्टोर करना पड़ेगा। वी कैन नॉट डायरेक्टली पुल आउट वाटर फ्रॉम द रिवर एंड सप्लाई टू द सिटी, क्योंकि अगर डायरेक्ट हम नदी से पानी सीधे शहर में सप्लाई करेंगे तो अगर नदी में कल को बाढ़ आती है या उफान मारता है तो क्या होगा, हमारा शहर भी बर्बाद हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ थी कि नदियों के पानी को, और जहाँ कहीं से भी पानी आता है उसको एक रिजर्वायर बना के, टैंक बना के स्टोर करने का। अब फिर एक बार हमने स्टोर कर लिया, उसके बाद उस पानी को शहरों में सप्लाई करने का। तो सेकंड टास्क वाज टू बिल्ड अ सप्लाई चेन, एंड थर्ड टास्क वाज कि हमारे पास जो भी ग्राउंड वाटर अवेलेबल है उसको हम अच्छे से यूटिलाइज करें। ठीक है, तो हम अभी देखेंगे कि इस तीनों सॉल्यूशन के तहत बहुत सारी चीज़ें की गई, और उसमें विजयनगर के वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में 4 अहम पिलर माने जाते हैं। सबसे पहला पिलर है तुंगभद्रा नदी के नेचुरल बेसिस, जो कि
बाय नेचर क्रिएट किए गए थे। और छोटे छोटे माउंटेन स्ट्रीम्स, चूँकि पहाड़ी है ना, तो पहाड़ी से बहुत सारे नदियों की पानी की धाराएँ निकलती है और वो भी पीने लायक पानी होता है। तो एक ये इसने जो है वाटर का सोर्स दिया। अब उसको स्टोर करने के लिए आर्टिफिशियल टैंक्स और रिजर्वायर बनाए जाते हैं, इसमें राजाओं का योगदान है। अब उन टैंक्स और रिजर्वायर से शहरों तक पानी कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि ये जो टैंक्स और रिजर्वायर बनाए जाते थे वो बेसिस के आसपास, नदियों के आसपास बनाए जाते थे, एक सेफ डिस्टेंस पे सही, लेकिन नदियों से निकट होते थे। अब उसको शहर में पहुंचाने के लिए कैनाल्स और एक्वेडक्ट्स का इस्तेमाल होता था। ठीक है, अब शहर में पानी आ तो गया, अब शहर में जो थोड़ा बहुत ग्राउंड वाटर है उसको यूज़ करने के लिए कुएं का इस्तेमाल होता था। तो अब हम इन चारों को तफसील से पढ़ेंगे, हाउ द वाटर वर स्टोर्ड, ये तीनों सॉल्यूशन को, देन हाउ द वाटर वॉज सप्लाइड एंड हाउ ग्राउंड वाटर वॉज यूटिलाइज्ड। स्टार्टिंग विद द स्टोरेज ऑफ वाटर। वाटर के स्टोरेज की अगर बात करें तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास वाटर का सोर्स क्या क्या था। एक तो तुंगभद्रा नदी थी, ठीक है। इसके अलावा देयर वर सम वाटर स्ट्रीम्स फ्लो डाउन। देखो, नदी जो है उसका तो पानी है ही, बट नदी के पानी से डायरेक्टली हम लोग शहर में पानी नहीं ला सकते। ऐसा आप सोचेंगे कि ये नदी की धारा है और एक मैंने जो है धारा काट के और यहाँ पे हमारे गांव में पानी लिया है, तो कल को क्या होगा, बारिश के समय में ये जो नदी की चौड़ाई वो तो और बढ़ जाती है, यहाँ तक नदी आ जाती है। अब ने अगर धारा बनाई हुई है तो सारा पानी आपके गांव में आ जाएगा। आप नदी के पानी को थोड़ी कंट्रोल कर सकते हैं, आप तो रिजर्वायर या टैंक के पानी को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसका इनलेट आउटलेट आपने बनाया हो। नदियों का इनलेट आउटलेट आपने बनाया है? नहीं बनाया है। तो क्या किया गया, नदियों से तो डायरेक्ट पानी ला नहीं सकते, तो नदियाँ जो है वो अपने आसपास बेसिन्स क्रिएट करती हैं। बेसिन्स क्या होता है कि धीरे धीरे विद द कोर्स ऑफ टाइम नदियाँ मिट्टी काटते काटते जो है ना एक बड़ा सा गड्ढा बना देती है, या कभी कभी बेसिन जो है इस टाइप के गड्ढे अर्थक्वेक के कारण भी बन जाते हैं रातों रात। तो जो बेसिन है इसमें पानी स्टोर होता है और ये जनरली नदियों के बगल में होता है। जैसे ये नदी बह रही है, इसके बगल में एक बेसिन बन गया, बहुत पानी इसमें स्टोर होता है और ये सूख ही नहीं सकता। अगर नॉर्मल सीजन में है तो पानी इसमें थोड़ा कम होगा, बारिश में लबालब पानी होगा। तो क्या हम इन बेसिन से पानी लिया डायरेक्ट? वो भी गलत होगा, क्योंकि बेसिन में तो डायरेक्टली नदियों की ही पार्ट है, तो इसमें अगर पानी बढ़ेगा तो बेसिन में भी बढ़ेगा। हमें क्या करना था, इन बेसिन से पानी लाना था। नदियों का जो करंट होता है बहुत हैवी होता है, तो वहाँ से अगर हम रिजर्वायर में पानी लाएंगे, रिजर्वायर नष्ट हो जाएगा। अभी जो बेसिन है यहाँ पे शिथिल पानी है, स्टेबल पानी है, इन दोनों टर्म को समझो। नदियों में करंट होता है, अगर वहाँ से डायरेक्ट पानी लाओगे, उस टाइम में वो टेक्नोलॉजी नहीं थी। बेसिन में जो पानी है नदी का ही पानी है, पीने लायक पानी है और वो स्टेबल पानी है। वहाँ से हमने धारा बनाई, वहाँ से हमने बड़े बड़े एम्बैंकमेंट्स बनाने शुरू किए। एम्बैंकमेंट क्या होता है पता है? बहुत चौड़ी सी नहर बनाई जाती है, नॉर्मल नहर नहीं होती है, बहुत चौड़ी सी नहर, और वो इस शेप में होती है। दोनों तरफ सीमेंट का या पत्थर का बॉर्डर बनाया जाता है और फिर पानी को एक दिशा दी जाती है। और एम्बैंकमेंट को कनेक्ट किया हमने एक बहुत बड़े रिजर्वायर से, ठीक है। तो इसको टैंक कहिए, रिजर्वायर कहिए, काम क्या था, इसमें पानी स्टोर कर। और ये रिजर्वायर नदी और बेसिन से ठीक ठाक डिस्टेंस पे होते थे, लेकिन ऐसा नहीं कि रॉयल सेंटर या अर्बन कोर के आसपास थे, एक्चुअल में शहर से ये भी बहुत दूर होते थे। अब इन टैंक्स में जो पानी आ गया, पहले एम्बैंकमेंट्स बनवाया गया। सो द फर्स्ट स्टेप वाज टू एम्बैंकमेंट्स वर बिल्ट अलोंग दीज स्ट्रीम्स। अभी जो वाटर स्ट्रीम्स थी माउंटेन की, छोटी छोटी पहाड़ियों की, वो भी फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, इस बेसिन में ही गिरा करती थी, तो उसके लिए कोई अलग अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं थी। दे ऑल्सो फ्लो डाउन टू द रिवर फ्रॉम दीज रॉकी आउटक्रॉप्स। और इन बेसिन से फिर एम्बैंकमेंट्स के जरिए रिजर्वायर में पानी लाया गया और फिर इन रिजर्वायर में पानी स्टोर किया गया। अब इन रिजर्वायर में जब हम पानी स्टोर करते हैं तो वी हैव कंट्रोल ओवर दैट। अगर हमें लगा कि बारिश ज़्यादा हो गई है, बेसिन में भी पानी भर गया, नदियाँ तो पहले ही उफान पे है, तो हम लोग जो इनलेट है वो बंद कर देंगे, रिजर्वायर में पानी आएगा ही नहीं, ठीक है। और फिर अगर हमें पानी चाहिए तो फिर आउटलेट खोलेंगे और पानी आएगा। तो रिजर्वायर्स वर्क लाइक अ टैंक टू स्टोर वाटर। ऐसे रिजर्वायर बनाया गया नदियों के बेसिनों के निकट। उसमें से एक रिजर्वायर हमारा बहुत फेमस है, कमलापुरम टैंक करके, आप देख सकते हैं। तो अब इन टैंक से क्या करना था, हमें पानी शहर में पहुंचाना। फॉर दैट वी नीडेड अ सप्लाई चेन, वी नीडेड अ सप्लाई सिस्टम। उसके लिए दो चीज़ें की गई, कैनाल्स बनवाया गया और एक्वेडक्ट बनवाया गया। कैनाल्स, एक्वेडक्ट और एम्बैंकमेंट में फ़र्क होता है। एम्बैंकमेंट की चौड़ाई बहुत ज़्यादा होती है, एक बहुत बड़े वॉल्यूम ऑफ वाटर को लाने के लिए एम्बैंकमेंट की ज़रूरत होती है। रिजर्वायर तो फिर भी नदियों से कम वॉल्यूम वाला हो गया, तो रिजर्वायर से पानी लाना है तो कैनाल्स बनाए जाएंगे। काम वही है, वाटर का ही सप्लाई करना, बट कैनाल्स की चौड़ाई कम होती है, एक्वेडक्ट की चौड़ाई कम होती है। तो इन तीनों में फ़र्क समझ में आ गया होगा। कैनाल्स एंड एक्वेडक्ट्स वेर मेड टू कैरी वाटर फ्रॉम टैंक्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिटी। अब ये जो, जैसे ये हमारा नदी है, इसके बगल में बेसिन है, बेसिन से बड़े बड़े एम्बैंकमेंट हमने बनाए जो भी एक नहर का ही काम करती है, और उसने रिजर्वायर में पानी भर दिया। अब शहर हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे हमने अब कैनाल्स बनवा दिए, अब इससे शहरों के खेत में पानी जा रहा है। फिर क्या किया, शहरों में भी हमने छोटे छोटे टैंक्स बनवाए, रिजर्वायर बनवाए। वो क्या करते हैं, और उसको इन नहरों से कनेक्ट कर दिया। ये नहर जाके उन टैंक्स में पानी गिरा आते हैं। इससे क्या होता है कि अब ऐसा तो है नहीं कि रिजर्वायर से उस ज़माने में कोई प्रॉपर पाइपिंग सिस्टम तो था नहीं कि हर घर में हम लोग पानी पहुँचाने लगे।
हमने क्या किया, हर गली मोहल्ले में मंदिरों में टैंक बनवा दिया और वहाँ पे इन रिजर्वायर का पानी जाता था। अब लोगों का काम ये था कि अब लोग इस बड़े से रिजर्वायर के पास जाके नहीं, जो कि बहुत दूर पड़ता था, अपने घर के बगल के टैंक या पोखर में जाके पानी निकाल के पी सकते थे और घर बनाने के लिए, घर के कामों के लिए यूज़ में ला सकते थे। दैट वॉज द सिस्टम बेसिकली, कि एक बड़ा सा रिजर्वायर बनाओ बेसिन के पास और ऐसे 2-3 और बना लो ताकि कभी स्कार्सिटी ना हो, और फिर उनको खेतों में डायरेक्टली भी पटा सकते हो। बट घरों के काम के लिए क्या है कि घरों में तो कोई प्रॉपर स्टोरेज होता नहीं था, तो आपको हर गली मोहल्ले में, मंदिर में, जहाँ पे भी ग्रुपिंग्स होती है, गैदरिंग होती है, मस्जिदों के पास आपको टैंक्स बनवाने, पोखर बनवाने, और उसमें ये पानी जाएगा नहरों के थ्रू, कैनाल्स के थ्रू। दैट वॉज द रोल ऑफ कैनाल्स। एक्विडक्ट भी कैनाल का ही काम करती है, बट इसका पर्पस अलग होता है। एक्विडक्ट आपने देखा होगा, जैसे ये काइंड ऑफ एक्विडक्ट है, इसमें आप देखो एक बहुत बड़ा सा पिलर है, इसके ऊपर से पानी आ रहा है। तो ऐसे एक्विडक्ट का काम क्या होता है वो मैं अभी आपको अगली स्लाइड में दिखाता हूँ। सो हियर इन दिस इमेज यू कैन सी द एक्विडक्ट। एक्विडक्ट काम आता है तब जब हमें एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पे पानी ले जाना हो, या ऐसे रीजन में पानी पहुंचाना हो जहाँ पे बीच में खाई है, जैसे यहाँ पे बीच में खाई है। अगर हम कैनाल बनाएंगे तो बन नहीं पाएगा, बीच में फिर बड़ा सा गैप है। तो क्या करते हैं, एक्विडक्ट बनाते हैं इस टाइप से, 1 या 2 मंजिला, और इसके ऊपर पानी जाता है। ये आपने तस्वीरों में कुछ इस तरीके से देखा होगा, ये एक्विडक्ट है। यहाँ पे बीच में खाई है, या तो इस तरफ से पानी आता होगा, यहाँ ले जाना है, या तो इस तरफ से पानी आता होगा, यहाँ ले जाना है। तो दैट इज़ एक्विडक्ट। और आज के मॉडर्न ज़माने में एक्विडक्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे पास पाइपिंग सिस्टम आ गया, तो हम लोग इसको अंडरग्राउंड भी ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से एक्विडक्ट काम करते थे। यहाँ पे वाटर का सोर्स है, यहाँ से इस पहाड़ी से यहाँ पे शहर है, यहाँ पे पानी लाना है, बीच में हमने 2 मंजिला एक्विडक्ट बना लिया, सीधे लाइन से ये पानी यहाँ पहुँच जाए। और कैनाल्स के ज़रिए गाँव के टैंक्स में या शहरों के टैंक्स में पानी कैसे पहुँचाए जाते थे, कुछ इस तरीके से। ये आपके छोटे छोटे कैनाल्स हैं, आप देख सकते हैं इनकी चौड़ाई कितनी कम है। और ये जो है, ये आपका टैंक हो गया, सीढ़ी से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ऐसे ही कैनाल का एक जो हिस्सा है वो इस टैंक में ऐसे झुका हुआ, इंक्लाइंड होकर रहता था, ताकि पानी सीधे इस टैंक में गिरे। तो जब हमें, और ये जो टैंक है वो शहर के अंदर के टैंक है, बाय द वे, छोटे होते थे, ये पब्लिक यूज़ के लिए होते थे। और वो जो टैंक्स या रिजर्वायर है जो हमने बेसिन के पास बनाए थे, वो प्रॉपर स्टोरेज सिस्टम के लिए थे, वो नदियों के, बेसिनों के पानी को स्टोर करने के लिए। तो दैट वॉज हाउ द स्टोर्ड वाटर वॉज सप्लाइड टू द सिटी। इन्हीं कैनाल्स में जो है, एक हीरिया कैनाल बहुत फेमस है, जिसकी वजह आप देख रहे हैं, ये हीरिया कैनाल ही है। इसको बनवाया गया था संगम डायनेस्टी के ज़माने में, ये भी आप याद रखें। तो दिस वॉज द रोल ऑफ कैनाल। और ये कैनाल फिर तुंगभद्रा के पानी को, जो रिजर्वायर में स्टोर होता था, उनको इरिगेशन के लिए कल्टिवेटेड वैलीज में, खेतों में डायरेक्टली पहुंचाया करते थे। शहरों में, शहर के अंदर जो टैंक्स बने वहाँ पे पहुंचाते थे। तो दैट वाज अ सप्लाई सिस्टम। इसके बाद अगर हम बात करें ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन की, तो उसके लिए कुएं बनाए जाते थे। मेनी वेल्स वर बिल्ट टू यूटिलाइज द ग्राउंड वाटर। और ये जो टैंक्स थे, शहरों के अंदर जो टैंक्स बनाए गए थे, और इंक्लूडिंग जो कुएं थे, वो एक तरीके से पानी स्टोर करते थे, रिजर्वायर्स का भी, नदियों का भी। और अगर बारिश होता था तो उसके भी पानी को उस टैंक या कुएं में स्टोर किया जाता था। उस टाइम में कोई पोल्यूशन तो था नहीं कि बारिश के पानी नीचे आते आते पोल्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी एक छोटे पैमाने पर विजयनगर वाले करते थे। दैट वॉज द इंटायर सिस्टम ऑफ वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। वी आर गोइंग टू सी द डिफेंस सिस्टम ऑफ विजयनगर। आपको जान के आश्चर्य होगा, इन्होंने 7 लाइन्स ऑफ फोर्टिफिकेशन बनाई थी। अमूमन किसी शहर में एक दीवार बनती है, इन्होंने 7 तरीके की दीवार बनाई। तो दिस सिटी वॉज इम्पॉसिबल टू पेनिट्रेट फॉर एनी काइंड ऑफ एनिमी। इसलिए जब इस शहर को कहते कि लूटा गया, तो किसी भी इतिहासकार के लिए बहुत अचंभित कॉन्सेप्ट है। सो नाउ स्टार्टिंग विद द फोर्टिफिकेशन ऑफ विजयनगर। आई होप कि अभी तक की जितनी भी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी। एंड इफ़ देर इज़ एनी डाउट, मैंने बार बार आपको कहा है कि आप या तो हमें कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और या हमारे ऐप को डाउनलोड करें, वहाँ पे चैट सेक्शन में जाइए और हमसे डाउट पूछिए। वी विल बी देयर फॉर यू 24/7। फोर्टिफिकेशन की अगर बात करते हैं, तो वाई द फोर्टिफिकेशन वॉज नीडेड, क्यों ज़रूरत थी? बेसिक रिक्वायरमेंट तो डिफेंस ही है, फॉर द सिक्योरिटी पर्पस इट वॉज नीडेड। खास क्या है जब हम विजयनगर के फोर्टिफिकेशन की बात करते हैं? खासियत ये है, ये सबसे पहली बात तो 7 लाइन्स का फोर्टिफिकेशन था, जो कि जितने भी फॉरेन ट्रैवलर्स थे उनमें सबको यही नायाब लगता था। वाटर मैनेजमेंट ये सब चलिए सेकेंडरी चीज़ें हैं, ये तो आज के लिए बहुत ज़्यादा अचंभित है कि भाई उस ज़माने में ये टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे। लेकिन ऐसी फोर्टिफिकेशन किसी फॉरेन ट्रैवलर ने नहीं देखी थी। तो चाहे डोमिंगो पेस की बात करें या अब्दुल रज़ाक की बात करें, ये सारे ट्रैवलर्स अपने अकाउंट पे खास तौर पे इन दीवारों का जिक्र ज़रूर करते थे। तो अब्दुल रज़ाक के टेक्स्ट से हमें पता चला है कि विजयनगर में 7 दीवारें थी। 7 लाइन्स ऑफ फोर्टिफिकेशन वॉज देयर इन विजयनगर। एंड अब्दुल रज़ाक वॉज हेविली इम्प्रेस्ड, क्योंकि एक तो ये 7 दीवारें थी, वो अचंभित करने के लिए बहुत काफ़ी थी, क्योंकि अमूमन किसी शहर में एक दीवार होती थी और उसके अंदर के लिए वगैरह जो शहर है वो होता था। दीवारों में खास बात ये थी कि दीवारों में कोई भी मशीनरी वर्क नहीं किया गया था। जैसे ये 7 लाइन्स ऑफ फोर्टिफिकेशन है, किसी लाइन में किसी एक हिस्से को फोर्टिफाई करा गया है, फिर दूसरे तीसरे लाइन में किसी एक हिस्से को, वो हम आगे चल के देखेंगे कि किस लाइन में कौन सा हिस्सा फोर्टिफाइड था। लेकिन जब दीवारों की बात आती है, एक और खासियत है कि जो दीवार थे इसमें कोई मोटार एजेंट यूज़ नहीं किया गया था।
मोटार एजेंट मतलब जैसा दीवार को चिपकाने के लिए हम लोग आज सीमेंट का यूज़ करते हैं, इस टाइप की किसी चीज़ की, उस ज़माने में मिट्टी का इस्तेमाल होता था, वैसा कोई भी मोटार एजेंट यूज़ नहीं हुआ है। इन्होंने क्या किया, सिंपल पत्थरों के ऊपर पत्थर को रख के दीवार बना दी, और ये पत्थर नुकीले थे। द वॉल्स वेर मेड अप ऑफ वेज शेप्ड स्टोन्स। नुकीले इसलिए थे क्योंकि वो ना, एक हमने बचपन में आपने गेम खेला होगा, एक पजल गेम आता था जिसमें इस टाइप से आपको जो है खांचे में फंसाना पड़ता था, तो ये आपका खांचा हो गया। तो ऐसा ही है, आप ऐसे पत्थर डालिए जो कि एक दूसरे के ऊपर फिट हो जाए, और बीच में अगर गैप बचता है तो आप इसमें रबल्स या गिट्टी वगैरह या छोटे पत्थर डाल दीजिए। अब इन पत्थरों के ऊपर पत्थर डाल के दीवार बनाना, आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत कमज़ोर दीवार है, लेकिन सिक्योरिटी के लिए, दीवार बनाने के लिए सबसे सॉलिड यही है। क्योंकि अगर आप इसमें मोटार का इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए कि आपने दीवार को चिपका दिया, तो ये ईंट और ये ईंट मान लीजिए चिपक गई। अभी मुझे एज ए दुश्मन अगर मैं हूँ, तो मुझे अगर इस दीवार को तोड़ना है, मुझे पता है कि इसके ऊपर की सारी ईंटें चिपकी हुई है, इसके नीचे की सारी ईंटें चिपकी हुई है। अगर मैंने केवल इन दोनों ईंटों को हटा दिया तो मेरी आर्मी या मैं इसके अंदर देख सकता हूँ। तो मैंने इन दोनों को हटा दिया, वार किया बहुत बार, और ये हट गया। ऊपर का भी ईंट नहीं हिलेगा या नीचे का भी पत्थर नहीं हिलेगा, क्योंकि ये सारे चिपके हुए हैं। लेकिन अगर यहाँ पे मोटार यूज़ नहीं है और सारे पत्थर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है, एयर के थ्रू, तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे फोर्स मारूंगा तो ये सारा फोर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एक तो ये पत्थर आसानी से हिलेगा नहीं, और अगर हिलेगा भी तो अगर ये पत्थर खिसका अंदर की तरफ गिरा तो इसके ऊपर का पत्थर इसके नीचे आ जाए। तो किसी भी हाल में इस किले के अंदर झांकना या इसको पेनिट्रेट करना, तोड़ना काफ़ी मुश्किल है, एज कम्पेयर टू द वॉल्स विच वेर मेड अप ऑफ एनी काइंड ऑफ मोटार या सीमेंटिंग एजेंट। तो दैट इज़ अ स्पेशलिटी ऑफ फोर्टिफिकेशन ऑफ विजयनगर के फोर्टिफिकेशन के बारे में भी, जैसा विजयनगर के शहर के बारे में हमने देखा था कि बहुत सारे लोगों ने ब्यौरा दिया, वैसे फोर्टिफिकेशन के बारे में भी बहुत सारे ट्रैवलर्स ने अपने अपने डिस्क्रिप्शन दिए। तो एक बार उनको देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो हियर आर सम डिटेल्स ऑफ फोर्टिफिकेशन फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर्स। तो शुरुआत करते हैं अब्दुल रज़ाक से, एंड दिस इज़ आवर 7 लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन ऑफ विजयनगर। यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 सर्कुलर दीवार है, 1 2 3 4 5 6 7। सबसे जो आउटर मोस्ट था वो तो नेचुरल दीवार थी, क्योंकि शहर पहाड़ियों से घिरा हुआ था, तो वो एक लेयर तैयार करता था। उसके बाद जो 6 दीवार थे वो अलग अलग राजाओं ने अपने टाइम पीरियड में बनाया। तो ऐसा नहीं कहते कि इस पूरे फोर्टिफिकेशन को किसी एक राजा ने बनाया, थ्रू आउट द डायनेस्टीज अलग अलग राजाओं ने इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। अब्दुल रज़ाक कहते हैं कि पहले, सेकेंड और तीसरे दीवारों में जब आप जाते हैं तो उस तीनों के अंदर आपके कल्टिवेटेड फील्ड्स हैं, गार्डन्स बने हैं और कुछ घर हैं। पेस भी यही चीज़ कहते हैं कि फ्रॉम द फर्स्ट सर्किट अंटिल यू एंटर द सिटी, पहले दीवार से जब तक आप शहर में घुसते हैं, मतलब जब आपको लोगों की चहल पहल देखने को मिलती है, उसके बीच में आप बहुत सारे खेत देखेंगे जिसमें उन्होंने चावल उगा रखा है, बहुत सारे गार्डन्स देखेंगे, बहुत सारे वाटर लेक्स हैं, बहुत सारे रिजर्वायर्स हैं, और 2 लेक का इन्होंने जिक्र किया है। तो इसका मतलब ये कि न केवल इन्होंने घरों को, बल्कि अपने खेतों को, गार्डन्स को, वाटर रिसोर्सेज को भी फोर्टिफाई करा था। ये लोग क्यों करते हैं, और ये और किसी ने नहीं करा, विजयनगर के रूलर्स ने ही, एक अलहदा एग्जाम्पल है, एक यूनिक एग्जाम्पल है पूरे सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में। तो इन्होंने एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट्स को आखिर क्यों फोर्टिफाई करा, कई बार ये भी सब्जेक्टिव में पूछा जाता है। क्योंकि जब कभी किसी एनिमी कंट्री की आर्मी आप पे सीज डालती है, सीज करना मतलब आपके किले को घेरती है, किले को पेनिट्रेट मान लीजिए वो नहीं कर पाएंगे, तो किले को घेर के बैठ जाएंगे, और वो इस बात का इंतजार करेंगे कि कभी तो आपके किले के अंदर का जो राशन है वो ख़त्म होगा। और जब आपके किले के अंदर का राशन खत्म होगा तो या तो आप सरेंडर करोगे या आप आर्मी सहित लड़ाई करने आओगे। तो यहाँ पे यही बात थी कि विजयनगर के रूलर्स ने सोचा कि ये सिचुएशन आने ही नहीं देते, हमारे यहाँ फूड का एबंडेंस हमेशा रहे, ताकि कल को कोई सीज करे तो वो एक फ्रूटलेस सीज हो, उसको कुछ हाथ ना लगे। तो हमने खेतों को भी फोर्टिफाई कर लिया, नदियों के स्रोतों को भी फोर्टिफाई कर लिया, तो पानी है, खेत है, खाना बरसता रहेगा, एंड हमारी पॉपुलेशन को ऐसे सीज की वजह से कभी डरने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। अब अगर हम फोर्टिफिकेशन के डिटेल में जाएंगे, अलग अलग लाइंस में क्या क्या चीज़ें थी, तो पहले लाइन में जैसा बताया, फर्स्ट लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन, इंसर्कल्ड द एग्रीकल्चरल लैंड्स, फॉरेस्ट, वाटर लेक्स। तो ये जो पहाड़ों का एक बॉर्डर बनाया हुआ था, तो उसके अंदर ये सारे आ जाते थे। तो पहाड़ों को भी विद द आर्मी आप क्रॉस नहीं कर सकते, बहुत पथरीले रास्ते होते, उबड़ खाबड़ है, आप अकेले नहीं कर सकते, तो आर्मी के साथ कैसे करेंगे, घोड़े हाथियों के साथ तो इम्पॉसिबल टास्क है। सेकेंड लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन में इनर कोर ऑफ अर्बन कॉम्प्लेक्स था, अर्बन कॉम्प्लेक्स का अंदरूनी हिस्सा। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन है कि क्या ये इस सेकंड लाइन की बात कर रहे हैं या इस सेकंड लाइन की बात कर रहे हैं, क्योंकि अर्बन कोर थोड़ा सा इंटीरियर था, इसको लेकर एनसीईआरटी ने हालांकि क्लैरिटी नहीं दी है। वैसे ही थर्ड लाइन की जब बात करते हैं रॉयल सेंटर, तो थर्ड लाइन तो बहुत नज़दीक हो जाता है अगर हम आउटर से बात करें, और रॉयल सेंटर में तो सारे नायाब लोग रहते होंगे, खास लोग रहते होंगे। तो यहाँ पे इतिहासकारों का मानना है कि शायद ये अंदर से थर्ड लाइन की बात कर रहे हैं, इस तरफ की, कि यहाँ पे इसके अंदर रॉयल सेंटर होगा।
बहरहाल वी आर नॉट जस्ट क्लियर अबाउट दैट, तो हम ऐसा यूज़ करेंगे कि सेकंड लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन चाहे वो आउटर मोस्ट था या इनर मोस्ट था, उसमें अर्बन कोर का इनर कॉम्प्लेक्स था, मतलब अंदरूनी हिस्सा, और थर्ड लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन में चाहे वो आउटर मोस्ट हो, आउटर मोस्ट अगर होगा तो ये वाला है, इनर मोस्ट अगर होगा तो ये वाला है, उसके अंदर आपका रॉयल सेंटर था। तो अगर आपको फोर्टिफिकेशन का जवाब देना हो, सब्जेक्ट में ये सवाल आए, तो सबसे पहले आप फोर्टिफिकेशन के फीचर को बताएंगे, उसके बाद ट्रैवलर्स ने उनके बारे में क्या कहा है वो बताएंगे, और डिफरेंट लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन में हूबहू यही चीज़ डाल देंगे, ना इनर मोस्ट आउटर मोस्ट ये सब लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दैट वाज द डिटेल ऑफ फोर्टिफिकेशन। अब ये जो दीवारें थी, इनमें एंट्री के लिए गेटवेज भी बनाए गए थे, तो अमूमन हर दिशा में एक गेट होता था और हर दीवार में एक गेट था। हर लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन में एक एक गेट आपको हर दिशा में देखने को मिलता था, मतलब हर दीवार में 4 गेट तो ऑलमोस्ट आपकी। गेटवेज भी बहुत खास थे। जब हम बात करते हैं विजयनगर के डिफरेंट गेट्स की, तो द फोर्ट वॉज एंटर्ड थ्रू वेल गार्डेड गेट्स। हर गेट पे जो है गार्ड्स होते थे, और गेटवेज ऑफन डिफाइंड द स्ट्रक्चर्स टू विच द रेगुलेटेड एक्सेस। मतलब उस गेट के जरिए आप जिस पॉपुलेशन से मिलने जा रहे थे या जिस इलाके में जा रहे थे, उस हिसाब से उस गेट का आर्किटेक्चर होता था। जैसे एक गेट यहाँ पे आप देखेंगे, दैट इज़ एन इंडो इस्लामिक गेट। ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के आधार पर बनाया गया है। तो ये जो गेट है, प्रोबेबली ऐसा कयास लगाया जाता है कि ये गेट शायद मुस्लिम पॉपुलेशन वाले इलाके में आपको ले जाता होगा। मतलब इस गेट के जरिए आप मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन वाले इलाके में जाएंगे, क्योंकि विजयनगर एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी थी। सारे धर्म के लोग, सारे एथनिसिटी के लोग यहाँ पे रहते थे। इसके अलावा कुछ गेट्स ऐसे भी थे जो नॉर्मल थे, कुछ गेट्स ऐसे भी थे जो मंदिरनुमा आर्किटेक्चर में बनाए गए थे। तो ये वैसा दिखाता था कि आप इस गेट के जरिए अगर जाएंगे तो आप सैक्रेड स्थल पे कोई पहुंचेंगे, किसी मंदिर या श्राइन की तरफ जा रहे होंगे। तो गेटवेज डिफाइन द स्ट्रक्चर्स, डिफाइन द एरियाज टू विच दे रेगुलेटेड एक्सेस। और ये जो इंडो इस्लामिक गेटवेज बनाए गए हैं, ये आगे चल के हम ऐसे बहुत सारे महल देखने वाले हैं, कॉम्प्लेक्सेस देखने वाले हैं, जिनमें पर्शियन आर्किटेक्चर को अडॉप्ट किया गया है। तो हमने आपको इस चैप्टर के शुरू में ही बताया था कि विजयनगर के राजाओं ने आपसी कॉन्फ्लिक्ट को परे रखते हुए कल्चरल एक्सचेंज, इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज और सामानों के एक्सचेंज को कभी रोका नहीं। अच्छी चीज़ें अगर दखल सुल्तान की भी है तो हम अडॉप्ट करेंगे, अच्छी चीज़ें अगर उड़ीसा के रूलर्स की भी है तो हम अडॉप्ट करेंगे। दैट इज़ वाई दिस एम्पायर वॉज यूनिक टू एवरीवन। चाहे दक्खन सुल्तानों की बात करें, वो भी बहुत पीछे थे, हालांकि कंटेम्प्रेरी थे तब भी। उड़ीसा के रूलर्स की बात करें, वो भी बहुत पीछे थे। गेट्स के बाद बात आती है रोडवेज़ की, सड़कों की। तो सड़क जो है वो माउंटेन्स पे नहीं बनाए गए थे, वैलीज़ में बनाए गए थे, नीचे की तरफ, घाटियों की तरफ। क्योंकि सड़क अगर माउंटेन में आप बनाएंगे, पथरीला रास्ता है और समय के साथ टूट जाएगा। और ये जो गेट्स रोड है वो हमेशा मेन बाज़ारों को या मंदिरों को कनेक्ट करते हुए चलते थे। जैसे जो रोड से एक्सटेंडेड फ्रॉम द टेम्पल गेटवेज एंड वेर लाइंड बाय द बाजार। सबको पता था कि जो इन सड़कों पर ट्रैवल कर रहे हैं उनको बाजार की भी ज़रूरत होगी, सामान भी खरीदना है, और धार्मिक तो थे ही लोग, तो मंदिर भी जाना होगा। एवरी रोड जो है वो अपने रास्ते में किसी टेम्पल को, किसी बाजार को कनेक्ट करता ही करता था। दैट वॉज द सिटी ऑफ विजयनगर फॉर यू। हमने वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट और फोर्टिफिकेशन देख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू सी द रॉयल सेंटर, जिसके बारे में मैंने आपको कहा है कि जहाँ पे शाही लोग रहते थे। रॉयल सेंटर कैसा था उसको देखते हैं। उससे पहले लेट मी टेल यू, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, क्योंकि आपके लाइक्स हमें मोटिवेट करते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आवर ऑन गोइंग कोर्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। इसी तरीके से और इससे बहुत बेहतरीन तरीके से मैं वहाँ पे एलैबोरेट करता हूँ चीज़ों को, बिकॉज ऑन यूट्यूब वी हैव टाइम कॉन्स्टेंट। कोर्स में टाइम कॉन्स्टेंट नहीं होता है। जितनी स्टोरीज़ है, जितने कॉन्सेप्ट है, उनको डिटेल में हम वहाँ पे समझाते हैं। DPPs दी जाती है, डिलीटेड चैप्टर पढ़ाए जाते हैं, डाउट सेशंस लिए जाते हैं, स्पेशल सेशंस लिए जाते हैं ऑन आंसर राइटिंग, ऑन CUT, ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ, जैसे सैम्पल पेपर आ गया तो वी हैव टेकन सेशन ऑन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के तो ऊपर लिया है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर लिया। तो इन केस यू वांट टू ज्वाइन दैट निंजा कोर्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। अगर आपको डिस्काउंट या किसी ऑफर के बारे में जानना है, इन दोनों नंबर पे आप व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ सकते हैं। गेट्स के बाद अब बात आती है रोड्स की। आखिर रोड भी कम्युनिकेशन नेटवर्क का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा थे। जो रोड्स जो बनाए गए थे विजयनगर के, वो माउंटेन्स के अराउंड नहीं बल्कि वैलीज़ में बनाए गए थे, घाटियों में, नीचे की तरफ। सड़कों को पहाड़ों पे नहीं बनाने का एक मुख्य रीज़न ये हो सकता है कि चूंकि लैंडस्लाइड वगैरह के कारण उनके टूटने का या एक्सीडेंट का चांस ज़्यादा है, तो वैलीज़ में रोड बना दो। और जितने भी रोड थे वो अपने रास्ते में इंपॉर्टेंट टेम्पल, इंपॉर्टेंट बाजार से कनेक्टेड होते हुए गुजरते थे, क्योंकि उनको पता था कि जितने भी ट्रैवलर हैं उनके लिए सारी जो जगह हैं वो बहुत अहम है। सो दैट वॉज द फोर्टिफिकेशन ऑफ विजयनगर। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू सी द अर्बन कोर, रेसिडेंशियल इलाका, रिहायशी इलाका, और बाजार कैसे थे उसको देखेंगे। उन बाजारों को देखेंगे जिसके बारे में मैंने इंट्रो में बताया है कि इतने बड़े थे कि इंसान गुम हो जाए। सो नाउ कमिंग टू द अर्बन कोर ऑफ विजयनगर। सबसे पहले अगर फीचर की बात करें, अर्बन कोर में रहता कौन था? जो आम नागरिक थे, उनकी रिहाइश का इलाका था, उनके रेसिडेंस का इलाका था, व्यापारी रहते थे और बहुत बड़े बड़े मार्केट बनाए हुए थे।
खास करके अगर अर्बन कोर के नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर की बात करेंगे, ये तो पूरा अर्बन कोर हो गया, इसका नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर ये वाला, यहाँ पे अमीर व्यापारी रहते थे, रिच ट्रेडर्स यूज्ड टू लिव देयर, क्योंकि यहाँ पे हमें मिले हैं चाइनीज़ पोर्सिलेन टूटे हुए। तो चाइनीज़ पोर्सिलेन के जो बर्तन हैं, चिकनी मिट्टी के जो बर्तन है, ये उस ज़माने में बहुत महंगे आते थे, आज भी सस्ता तो होता नहीं है। तो अगर इसको यहाँ पे लोग यूज़ कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे अमीर लोग रहते हैं, रॉयल्टी तो यहाँ पे रहती नहीं है, तो अमीर लोग मतलब क्या, व्यापारी ही होंगे। सो दिस सजेस्ट दैट दिस वाज पॉसिबली द एरिया ऑफ रिच ट्रेडर्स। अर्बन कोर की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो इसमें अलग अलग रिलीजन के लोग रहते थे, इंक्लूडिंग द मुस्लिम पॉपुलेशन। और अर्बन कोर itself was dotted with many temples। ऐसा नहीं कि केवल सैक्रेड सेंटर में टेम्पल थे, टेम्पल्स आपको रॉयल सेंटर में भी देखने को मिलेंगे और अर्बन कॉम्प्लेक्स में भी देखने को मिलेंगे। टेम्पल्स के अलावा मॉस्क भी थे, मस्जिदें भी थी, और दोनों का जो आर्किटेक्चर पैटर्न था बहुत सिमिलर होता था। जैसे अगर हम मॉस्क की बात करेंगे तो जो यूनिवर्सल फीचर है वो तो है ही, मेहराब की जो इंक्लिनेशन है वेस्ट की तरफ, और जो मिंबर है उसका प्रेजेंस होगा ही होगा। बट उसके अलावा अगर आप देख रहे होंगे, दैट इज़ द पिक्चर ऑफ ए मॉस्क ऑफ विजयनगर, जो कि एक अभी शेष में तब्दील हो चुका है, रिंस में तब्दील हो चुका है। इसमें अगर आप देखेंगे ना तो ये पिलर्स बनाए गए, और ये पिलर जो बीच बीच में बनाए जाते हैं मंदिर में बनाए जाते हैं। तो दैट इज़ अ स्पेसिफिक आर्किटेक्चर जो कि मंदिरों से मिलता जुलता था, और वो भी एक कल्चरल एक्सचेंज का एग्जाम्पल है कि जो मस्जिद है यूनिवर्सल फीचर के साथ छेड़छाड़ किए बिना जो इंटरनल फीचर है वो रीजनल तरीके से बनाया गया है या मंदिरनुमा बनाया गया है, जो कि उस वहाँ का डोमिनेंट ट्रेडिशन था। तो दैट वॉज ऑल अबाउट द अर्बन कोर। अब अर्बन कोर के ऊपर फॉरेन ट्रैवलर्स ने क्या ब्यौरा दिया है वो भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ये भी आपसे पूछा जाता है। और अगर सब्जेक्टिव में आप लिखेंगे तो इस हेडिंग को भी लिखें कि भाई अर्बन कोर के ऊपर जो भी फॉरेन ट्रैवलर है, जैसे यहाँ पे बारबोसा साहब है, तो बारबोसा साहब अर्बन कोर के ऊपर क्या लिखते हैं, व्हाट ही हैज़ टू टेल अबाउट द अर्बन कोर। उसने कहा है कि यहाँ के जो घर हैं वो झोपड़नुमा बने हुए हैं बट बहुत मजबूत हैं, और घर जो है वो ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग अरेंज्ड है। जो ज़्यादा अमीर लोग हैं उनके घर आपको उस ग्रुप में मिलेंगे, जो कम अमीर लोग हैं उनके घर उस ग्रुप में मिलेंगे। एंड देर आर लॉन्ग स्ट्रीट्स विथ मेनी ओपन प्लेसेस। घर जो है वो यूजुअली ऐसे होते हैं कि ऊपर की पहले फ्लोर पे लोग रह रहे हैं और नीचे के फ्लोर पे उन्होंने अपनी दुकानें लगाई हुई है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द अर्बन कोर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रॉयल सेंटर की तरफ, जो मैंने आपको कहा था कि जहाँ पे रॉयल्टी रहती है, पैलेसेस थे, राजाओं के दरबार लगते थे, उन सबको पढ़ेंगे अगले स्लाइड में। मीनवाइल अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, मेक श्योर यू सब्सक्राइब अस। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आवर ऑनगोइंग क्लास, जहाँ पे हम इससे भी इलेबोरेटिव तरीके से चीज़ों को पढ़ाते हैं, बिकॉज ऑन यूट्यूब वी हैव सम टाइम कॉन्स्टेंट, हमें बहुत लिमिट करके चीज़ों को बताना होता है। डिलीटेड चैप्टर भी बताते हैं कोर्स में, DPPs भी मिलती है, टेस्ट होते हैं, बाकायदा कॉपी चेक होती है, स्पेशल मॉड्यूल्स हैं ऑन द आंसर राइटिंग, ऑन द CUET, एंड इवन अगर कुछ भी ऐसा अपडेट होता है तो मैं उसके ऊपर स्पेशल सेशन लेता हूँ। जैसे अभी हाल ही में मैंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर या सोर्स बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर सेशन लिया है। एंड इन सबसे ऊपर आपको मिलती है पर्सनल मेंटोरशिप फ्रॉम द टीचर्स, जो कि खुद उन इंस्टीट्यूशन से पढ़े जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, JNU, जामिया, BHU एंड DU। सो दैट्स व्हाई यू शुड एनरोल इन द कोर्स, द बेस्ट ऑफ अमंग ऑल। आगे बढ़ते हैं, रॉयल सेंटर की कहानी को शुरू करते हैं। व्हाट वाज इन द रॉयल सेंटर और कैसे ये ऑर्गेनाइज्ड था। सबसे पहले रॉयल सेंटर के लोकेशन को देखते हैं, वेयर इट वाज लोकेटेड। रॉयल सेंटर विजयनगर के शहर में साउथ वेस्टर्न पोर्शन में लोकेटेड था, छोटा सा इलाका था। ये हमारा रॉयल सेंटर है। और अगर इसके फीचर्स की बात करें तो रॉयल सेंटर में शाही लोग रहते थे। इसका प्रमाण इस तरीके से मिलता है कि हमें वहाँ पे 30 बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस मिले हैं। कॉम्प्लेक्सेस मतलब एक दीवार से चारों तरफ घिरा हुआ एक कॉम्प्लेक्स है, उसमें बिल्डिंगें बनी हुई। तो इस टाइप के 30 कॉम्प्लेक्सेस मिले हैं, जिसको देखने से ऐसा लगता है कि कोई मंदिर तो नहीं है। सो दे आर कंसिडर्ड एज टू बी द सेक्युलर प्लेसेस, और यहाँ पे कोई रिचुअल वगैरह हो रहा हो ऐसा एविडेंस नहीं मिलता। तो इससे आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस ने कंक्लूजन निकाला, ये प्रॉबेबली या तो राजा के ऑफिस होंगे या कोई इसमें से महल रहे होंगे। तो ऐसा माना जा सकता है कि 30 बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस आर इधर द ऑफिसेज और द पैलेसेस ऑफ रॉयल्टी। इसके अलावा इसी कॉम्प्लेक्स में, रॉयल सेंटर में, हमें छोटे बड़े 60 टेम्पल्स मिलते हैं। तो ये जो मैंने आपको कहा था कि जो टेम्पल मेकिंग है, उस ट्रेडिशन को विजयनगर के रूलर्स बहुत सीरियसली फॉलो किया करते थे। उसका एग्जाम्पल ये है कि आपको रॉयल सेंटर जैसे जगह पे भी, जहाँ पे कामकाज और शाही घराना मौजूद था, वहाँ पे भी 60 मंदिर आपको मिलते हैं। उसमें एक मंदिर तो बहुत खास है, हजारामा टेम्पल करके। रॉयल सेंटर के अगर मंदिरों और पैलेसेस को आप कंपेयर करेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन इसमें कि जो मंदिर वहाँ पे बनाए गए थे वो मोर्टार से बनाए गए थे। अब मोर्टार से मजबूती तो नहीं आती, बट मोर्टार से लॉन्गेविटी आ जाती है, बहुत दिनों तक आप मोर्टार की चीज़ें टिकी रह सकती है। वहीं पे जो बिल्डिंगें बनाई गई थी उसमें कोई मोर्टार का जो इस्तेमाल है वो नहीं किया गया था। तो वो पेरिशेबल बिल्डिंगें हैं। सेक्युलर बिल्डिंग्स जो कि यूजुअली ऑफिसेस थे, पैलेसेस थे, इसलिए उसको सेक्युलर कहा गया है। तो दे वर बिल्ड अप ऑफ पेरिशेबल मटेरियल, और ये जो टेम्पल्स थे वो नॉन पेरिशेबल मटेरियल से
लंबे ड्यूरेशन वाले मटेरियल से बनाए गए थे। इसका मतलब ये है कि विजयनगर के रूलर्स वे सीरियस अबाउट टेम्पल बिल्डिंग, वो चाहते थे कि ये लंबे समय को सर्वाइव करें। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेम्पल्स एंड द पैलेसेस ऑफ रॉयल सेंटर। अब जब हमने बात की कि 30 के करीब बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस थे, उसमें सब के बारे में तो आपके चैप्टर में ब्यौरा नहीं दिया हुआ, बट एक कॉम्प्लेक्स बड़ा खास था जिसको कहा गया किंग्स पैलेस। वो बेसिकली कोई एक पैलेस नहीं था, वो एक कॉम्प्लेक्स था जहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंगें थी, बहुत सारी इमारतों के अवशेष हैं। हमें कोई बिल्डिंग पूरे अवस्था में नहीं मिली है, इस बात को आप गौर करिएगा। सारी बिल्डिंगें टूटी फूटी है, किसी का बेस मिला है, किसी के बेस के ऊपर कोई एक महला का था तो उसकी सीढ़ी मिली है, हमें कोई पूरी बिल्डिंग नहीं मिली, इसीलिए हम कंक्लूजन नहीं निकाल पाते। किंग्स पैलेस इज बाई फार द लार्जेस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ इंटायर रॉयल सेंटर। सबसे खास बात यह है कि इंटायर किंग्स कॉम्प्लेक्स हैज बीन सराउंडेड बाय डबल वॉल्स। मतलब जैसे ये किंग्स कॉम्प्लेक्स के अंदर की बिल्डिंग हो गई, एक दीवार ये हो गया और इसके बाद भी एक दीवार है, तो डबल सिक्योरिटी थी और इन दीवार के बीच एक रास्ता भी बना हुआ था, तो देयर वाज अ काइंड ऑफ स्ट्रीट बिटवीन देम। इसमें दो बहुत अहम बिल्डिंगें थी, ऑडियंस हॉल और महानबी डिब्बा। ये दोनों जो नाम है ये हमने एजम्पशन के आधार पे ही दी है, वी जस्ट डू नॉट हैव एनी सब्सटैंशियल कंक्लूजन कि ये दोनों बिल्डिंग, जैसे ऑडियंस हॉल को कहा है तो ये राज दरबारी था, या महानबी डिब्बा में जैसे आगे चल के पढ़ेंगे तो ये दुर्गा पूजा के फेस्टिवल से जुड़ा था, तो इसके बारे में भी कोई सियोरिटी हमारे पास नहीं है। बहरहाल चूंकि ये दोनों इमारतें बहुत नायाब हैं, बहुत बड़ी थी, तो इन दोनों के बारे में इंडिविजुअली एक बार पढ़ लेते हैं। सो इन द नेक्स्ट स्लाइड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ऑडियंस हॉल एंड महानबी डिब्बा। बहरहाल यहाँ पे भी एक फॉरेन ट्रैवलर का जिक्र आएगा। डोमिंगो पेस ने इस पूरे किंग्स पैलेस का हमें ब्यौरा दिया है और उस किंग्स पैलेस के कॉम्प्लेक्स को इन्होंने हाउस ऑफ विक्ट्री कहा है। ये जो किंग्स पैलेस का टर्म है तो बहुत बाद में जब कॉलिन मैकेंजी वगैरह आए और फिर जब अंग्रेज इतिहासकार आए तो उन्होंने ये दिया। हाउस ऑफ विक्ट्री वॉज अ टर्म यूज फॉर इंटायर कॉम्प्लेक्स, और डोमिंगो पेस ने उसमें बताया है कि इस कॉम्प्लेक्स में राजा का भी घर था, एक टेंट का बना हुआ घर था, ठीक है, और कपड़े का बना हुआ घर, बेसिकली कमरा। उसमें एक मंदिर भी था छोटा सा, एक राज सिंहासन भी था जहाँ पे तलवार और जो एंकलेट वगैरह वो रखी हुई थी। तो ये ब्यौरा हमें डोमिंगो पेस से मिलता है। इंपॉर्टेंट ये कि हाउस ऑफ विक्ट्री इसने यहाँ पे कहा है, किंग्स पैलेस नहीं कहा है। किंग्स पैलेस वॉज द नेम गिवन बाय इंग्लिश हिस्टोरियंस। सो नाउ स्टार्टिंग द स्टोरी ऑफ ऑडियंस हॉल। ऑडियंस हॉल वॉज अ हाई प्लेटफॉर्म जिसमें कि बीच बीच में, जैसे ये जो आपका ऑडियंस हॉल का प्लेटफॉर्म है, बीच बीच में खांचा बना हुआ है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे क्लोजली बहुत सारे वुडन पिलर्स लगाए गए थे, लकड़ी के जो स्तंभ हैं वो लगाए गए थे। और ऑडियंस हॉल 2 मंजिला था, उसका एविडेंस हमें ऐसे मिलता है कि उसके बगल से एक सीढ़ी भी गई हुई है। हालांकि ऊपर की इमारत जैसा मैंने आपको बताया है वो नहीं मिली हमें। हिस्टोरियंस आर स्टिल नॉट क्लियर अबाउट द यूज ऑफ ऑडियंस हॉल। डोमिंगो पेस के डिस्क्रिप्शन से ये पता चलता है कि इस कॉम्प्लेक्स में राजा तो रहता था, और इस ऑडियंस हॉल के चबूतरे को देख के, इसकी सीढ़ी को देख के ऐसा प्रतीत हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि ये शायद राज दरबार था। लेकिन दिक्कत ये होती है कि जब हम इसके बेस वाले प्लेटफॉर्म को देखते हैं, मतलब ग्राउंड फ्लोर को, उसमें बहुत सारे पिलर्स हैं बीच में, ये जो कि मंदिर में होते हैं। किसी भी राज दरबार में ऐसे पिलर्स नहीं होते, राज दरबार एक प्रॉपर हॉल की तरह होता है। तो अगर ऐसे पिलर लगाए हुए थे तो ये हॉल हो नहीं सकता, ऐसा राज दरबार तो हमने कहीं नहीं देखा। तो इसीलिए ऑडियंस हॉल हम कहते तो हैं, बट वी जस्ट डू नॉट हैव एनी श्योरिटी अबाउट कि क्या यहाँ पे राजा वाकई में दरबार लगाते थे या नहीं लगाते थे। और एजम्पशन के बेसिस पे हमें क्यों रहना पड़ता है हम्पी के केस में, क्योंकि हमारे पास जो भी बिल्डिंगें मिली है ना, वो पूरी की पूरी बिल्डिंग नहीं मिली है। तो दैट इज़ अ स्टेयर केस ऑफ ऑडियंस हॉल। इसके बाद बात करें महानबी डिब्बा की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। महानबी डिब्बा इज़ अ ह्यूज प्लेटफॉर्म। जैसे ऑडियंस हॉल एक प्लेटफॉर्म था, ऑडियंस हॉल से बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। 40 फीट की करीब की इसकी हाइट है, 11,000 स्क्वायर फीट की इसकी चौड़ाई है। आप देख सकते हैं कि इसका बेस है, बेस के ऊपर एक प्लेटफॉर्म है, और इसके ऊपर भी कहते हैं कि एक वुडन स्ट्रक्चर रहा करता था, लेकिन समय के साथ वो नष्ट हो गया, या तो तालीकोटा के बैटल के बाद हो गया होगा, क्योंकि लकड़ी को तो आप तोड़ ही सकते हैं, पत्थरों को नहीं तोड़ सकते। तो देयर इज एविडेंस दैट इट सपोर्टेड अ वुडन स्ट्रक्चर, और इसके बेस में आपकी कार्विंग्स करी गई थी अलग अलग कहानियों की। तो इसमें आप देखेंगे रामायण की कहानियाँ हैं, महाभारत की कहानियाँ हैं, तो इस टाइप की कार्विंग्स आपको महानबी डिब्बा के बेस में मिलती है। तो महानबी डिब्बा इज स्पेशल बिकॉज ऑफ इट्स साइज। एंड जब हमने इसके साइज़ को देखा, ऑडियंस ने इसके साइज़ को देखा, तो विजयनगर में दशहरे का जो फेस्टिवल है वो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है सदियों से। तो उन्होंने देखा कि ये जो, और इसको एक राजकीय फेस्टिवल माना जाता था, राजा भी इसमें पार्टिसिपेट करते थे। तो महानबी डिब्बा ही एक ऐसी जगह हो सकती थी जहाँ पे इतने बड़े फेस्टिवल को कलेक्टिवली सेलिब्रेट किया जाता था। दैट इज़ वाई उन्होंने इस स्ट्रक्चर को, जो कि उस टाइम में पूरा नंगा था, इसके ऊपर क्या था वे कुछ भी नहीं पता है, उसको महानबी डिब्बा का नाम दिया कि प्रोबेबली यहाँ पे महानबी फेस्टिवल मनाया जाता। तो एज पर आवर एजम्पशंस, जो महानबी डिब्बा जिस फेस्टिवल से जुड़ा हुआ था उसके रिचुअल्स को भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हेयर आर द रिचुअल्स एसोसिएटेड विद महानबी डिब्बा। अगर हम महानबी डिब्बा को एज्यूम करते हैं कि यही वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे राजा और उसके जो परिवार के लोग हैं वो बैठते होंगे, गेस्ट वगैरह आते होंगे वो बैठते होंगे, क्योंकि उतने बड़े तादाद में लोगों के बैठने की जगह एकमात्र यही हमें दिखी है रॉयल सेंटर में पूरी। तो अगर हम महानबी डिब्बा इसे माने इस प्लेटफॉर्म को, तो रिचुअल्स भी जानने ज़रूरी हो जाते हैं कि आखिर महानबी के दिन क्या क्या होता था।
महानबी सबसे पहले तो एसोसिएटेड विद दशहरा, वो जो 10 दिनों का हमारा दुर्गा पूजा नवरात्रि का पर्व होता है। एंड व्हेन आई एम शूटिंग दिस वीडियो नवरात्रि चल रही है, तो उसके 90 दिन को महानबी कहते हैं। और अलग अलग जगह में अलग अलग दिनों का अपना महत्व है। जैसे साउथ इंडिया में महानबी को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इस दिन जो है इमेज वर्शिप होती है, देवी की पूजा होती है, राजकीय घोड़े की पूजा होती है। घोड़ा हमेशा जो एक स्ट्रेट हॉर्स होता है। फिर बलिदान होता है, डांसेस होते हैं, रेसलिंग मैचेस होते हैं, प्रोसेशन जैसे झांकी निकलती है ना हमारे यहाँ 26 जनवरी को, वैसी झांकियाँ निकलती है। राजा और उसके जो स्ट्रीट गेस्ट है वो बैठ के वहाँ पे देखते हैं। इसके अलावा राजा के लिए गिफ्ट्स वगैरह आते हैं, नायकों की तरफ से गिफ्ट आते हैं। जो डिपेंडेंट या सबॉर्डिनेट किंग्स थे, जैसे हमने आपको कहा था कालीकट के राजा हो गए, श्रीलंका के राजा हो गए, ये सब आया करते थे और राजा के सामने अपने गिफ्ट्स वगैरह प्रेजेंट करते थे, अपना सलाम ठोकते थे। इससे राजा की जो इज्जत है, जो गरिमा है उसका वो बढ़ता था। तो दैट इज़ बेसिकली द रिचुअल्स एसोसिएटेड विथ महानबी डिब्बा। महानबी डिब्बा से रिलेटेड सवाल है तो सबसे पहले महानबी डिब्बा क्या फीचर को बताएंगे, उसके बाद इसके रिचुअल्स को भी बताएंगे। और लास्ट में अगर आप कंक्लूड करना चाहें तो ये भी कहेंगे कि महानबी डिब्बा के स्ट्रक्चर को देखते हुए और जो महानबी फेस्टिवल में पॉपुलेशन आती थी उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि डिब्बा का मंच तो बड़ा है, महानबी डिब्बा एज ए स्ट्रक्चर तो बहुत बड़ा, बट उसके सामने उतना स्पेस नहीं है कि जिसमें विजयनगर शहर के लोग इतने बड़े तादाद पे जुट के ये सारे कामों को कर सके। चाहे वो प्रोसेशन निकालना हो या एंटरटेनमेंट के लिए डांस या रेसलिंग वगैरह हो, ये सब कर पाना उसके सामने वाले खाली जगह पे पॉसिबल नहीं था। इसीलिए लोग जो है वो संकोच करते हैं इस प्लेटफॉर्म को कन्फर्म करने में कि भाई ये महानबी डिब्बा ही था। सो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एजम्पशन। महानबी डिब्बा और ऑडियंस हॉल के अलावा रॉयल सेंटर में और भी बहुत नायाब चीज़ें थी। उसमें सबसे पहली चीज़ थी लोटस महल। लोटस महल भी अगेन जैसे ना तो ये लोटस की तरह दिखता है और ना ही ये कोई महल था, यहाँ भी एजम्पशन ही हम लेते हैं। लोटस महल बेसिकली इसका नाम पड़ता है बाय द इंग्लिश हिस्टोरियन, पता नहीं उनको किस हिसाब से ये लोटस की तरह लगा, बट इसमें इंडियन ऑडियंस को तो कुछ लोटस लगता नहीं है। उनके लिए लोटस एक नया फूल था तो उनको ऐसा मिलता जुलता शायद ये लगा, तो लोटस महल उन्होंने नाम रख दिया। ये जितने भी नाम है ये सब ब्रिटिश हिस्टोरियन ने रखे हैं, लोकली साइंड नाम नहीं। इवन इस जो अंपायर का नाम है विजयनगर अंपायर, वो भी उन्होंने ही रखा है। अंपायर लोकली ट्रेडिशन में कर्नाटका साम्राज्यमु के नाम से कहा जाता था। लोटस महल की अगर बात करें तो एक्चुअल पर्पस इज़ नॉट नोन क्यों इसको यूज़ किया जाता था, लेकिन कॉलिन मैकेंजी के सर्वे मैप के अकॉर्डिंग जहाँ पे लोटस महल आज है वहाँ पे एक चैम्बर था राजा का, जहाँ पे वो अपने एडवाइज़र से मिला करते थे। तो एज़ पर द मैप ड्रॉन बाय मैकेंजी वो यही काउंसिल चैम्बर होगा। इस महल का स्ट्रक्चर देख के भी लगता है कि रॉयल्टी इसको यूज़ करती होगी और यही वो काउंसिल चैम्बर होगा। इस महल में ख़ास बात ये है, इस महल में भी आप देखेंगे तो वो जो इंडो पर्शियन डिज़ाइन है उसको यूज़ किया गया है। तो दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एडॉप्शन ऑफ डिफरेंट ट्रेडिशन, चाहे वो दखन सुल्तान का ही क्यों ना हो, चाहे वो पर्शियन ट्रेडिशन ही क्यों ना हो। और ये भी मल्टी स्टोरी है, तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग उस ज़माने में विजयनगर में बनाई जाती थी। इसके अलावा जो दूसरी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है वो है हज़ारामा टेम्पल। वैसे तो बहुत सारे मंदिर थे बट ये मंदिर बड़ा ख़ास है क्योंकि इट इज़ लोकेटेड एट रॉयल सेंटर और विष्णु का ये मंदिर था, राम अवतार का। अब राम जी का ये मंदिर है, ख़ास ही क्यों है क्योंकि ये मंदिर जो है ना ऐसे जगह पे लोकेटेड था जहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं आ सकते। तो इट वॉज प्रोबेबली बिल्ट फॉर किंग एंड हिज फैमिली, इट वॉज बिल्ट ओनली फॉर द रॉयल्टी। इस मंदिर के जो ओरिजिनल श्राइन्स हैं, जो मूर्तियां हैं राम जी की और बाकी देवताओं की, वो हमारे पास नहीं है क्योंकि बैटल ऑफ तालीकोटा के बाद शायद उनको तोड़ दिया गया होगा या लूट के ले गए होंगे या समय के साथ चीज़ें नष्ट हो गई होंगी। लेकिन जो स्कल्पचर हैं, दीवारों को तो आप तोड़ नहीं सकते, उतनी सकत नहीं थी किसी में। तो वो जो इस दीवारों में स्कल्पचर है उससे ये पता चलता है कि ये राम का ही मंदिर था और इसमें रामायण के सीन्स उकेरे हुए हैं, आप देखेंगे अगर तो ये सारी कलाएँ जो है बहुत नायाब बनाती। पत्थरों में आप देखिए कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ड्रॉ किए हुए हैं कि कोई भाला लेके है, कोई धनुष लेके है, हाथी है, घोड़ा है। दैट इज़ अ क्रिएटिविटी। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है दैट इज़ एलिफेंट स्टेबल। ये दिखाता है कि विजयनगर के पास एलिफेंट्स की तादाद थी और ये एलिफेंट के लिए बड़े बड़े गेट बनाए गए हैं। एलिफेंट स्टेबल में भी आप अगर गौर करेंगे तो यहाँ पे भी अलग अलग ट्रेडिशन के अडॉप्शन का एग्जाम्पल है। जैसे आप अगर इन दो गुंबदों को देखें, ये जो गुंबद है ये पर्शियन स्टाइल में बनाया गया और ये जो गुंबद है ये टेम्पल स्टाइल में बनाया गया, जो हमारा ट्रेडिशनल टेम्पल मेकिंग स्टाइल होता है वो। सो ये जो गुंबद है दे आर बेसिकली द टेस्टिमनी ऑफ एडॉप्शन ऑफ डिफरेंट ट्रेडिशंस बाय द विजयनगर रूलर्स। अब हम आगे बढ़ेंगे एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द स्टोरी ऑफ सैक्रेड सेंटर की आखिर उस सैक्रेड सेंटर में क्या था जिसकी वजह से उसे सैक्रेड सेंटर कहते थे कि भाई वहाँ पे सारी ही चीज़ें पवित्र है। स्टार्टिंग द स्टोरी ऑफ सैक्रेड सेंटर इन द। अगर सैक्रेड सेंटर की बात करें सबसे पहले उसके लोकेशन को देखते हैं, वेयर इट वॉज लोकेटेड। सैक्रेड सेंटर वॉज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सिटी। ये हमारा जो नॉर्दर्न हिस्सा है विजयनगर का, हम्पी का, उसमें पूरा ये सैक्रेड सेंटर लोकेटेड था। खास क्यों है, व्हाई इट इज़ सो स्पेशल और क्यों इसे सैक्रेड सेंटर कहते हैं? ऐसा नहीं क्योंकि यहाँ पे केवल मंदिर थे, मंदिरों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी। जैसे जो मंदिर थे ये सब विजयनगर अंपायर के बहुत पहले से हैं। विरूपाक्ष मंदिर की बात करें, पंपा देवी की बात करें तो ये सदियों से एग्जिस्ट कर रहे थे।
और ऐसा नहीं कि इन मंदिरों को विजयनगर के रूलर्स नहीं बनवाया, विद द टाइम इनको बनाया गया। एक मेजर चंक ऑफ कंट्रीब्यूशन ज़रूर इन राजाओं का है, बट ये पहले भी एग्जिस्ट करते थे। इसके अलावा जैन मंदिर हैं, तो डिफरेंट ट्रेडिशन यहाँ एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा इन मंदिरों से जुड़ी हुई किंवदंतियाँ भी है, मिथोलॉजी भी है, जैसे ये जो विरूपाक्ष है, पंपा देवी का मंदिर है, खास इसलिए क्योंकि इनका जिक्र हिंदू स्क्रिप्चर्स में किया गया है। ये विरूपाक्ष, भगवान विरूपाक्ष जो है वो भगवान शिव का स्वरूप मानी जाती हैं, और ये जो पंपा देवी है वो पार्वती देवी का स्वरूप मानी जाती है। और इन दोनों की शादी हुई थी उसी स्टाइल में जिस स्टाइल में पार्वती और शिव की शादी होती है। पंपा देवी ने भी तपस्या किया और उसके फलस्वरूप जो है उनकी शादी विरूपाक्ष देव से होती है। सो बिकॉज ऑफ दीज स्टोरीज, इवन बिफोर दिस एरिया वॉज लोकेटेड एज द कैपिटल ऑफ विजयनगर, उससे पहले से ये इलाका पॉपुलर था, क्योंकि ये किंवदंतियाँ, ये जो मंदिर है वो इस इलाके को फेमस करती हैं। तो यहीं से ये जवाब हमें मिलता है कि वाई विजयनगर वॉज सेलेक्टेड एज अ कैपिटल, बिकॉज इट हैज़ बिन एसोसिएटेड विद मेनी टेम्पल्स। बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स यहाँ पे रहे। इसके अलावा यहाँ पे कई जैन टेम्पल्स भी थे, और इस इलाके का जिक्र बहुत सारे रिलीजियस किताबों में भी, जैसे लॉर्ड विरूपाक्ष और पंपा देवी की जो शादी है वो हो गया। और इसके अलावा ये जो पहाड़ है हम्पी के, वो रामायण के अनुसार किष्किंधा किंगडम का पार्ट माने जाते हैं। और ये जो किष्किंधा किंगडम है ये सुग्रीव और बाली की राजधानी थी, मतलब उनका साम्राज्य था। So because of this religious importance, विजयनगर was chosen as the capital of this empire. अब हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की कि क्या मंदिर जो है वो विजयनगर के राजाओं के लिए केवल रिलीजियस इंपॉर्टेंस रखती थी या इसके अलावा भी इसके कुछ इंपॉर्टेंस थे। तो मंदिर जो है अपने आप में केवल धार्मिक स्थल नहीं था, अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन था, और इसकी अपनी पॉलिटिकल, इंटेलेक्चुअल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस थी, जिसको हम इस स्लाइड में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस की, उसके बाद इंटेलेक्चुअल इंपॉर्टेंस की, और उसके बाद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। जब आप कॉलोनियल सिटीज़ वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें मैंने बताया कि जो साउथ इंडिया के टेम्पल टाउन्स थे ये उस साम्राज्य की इकोनॉमी में बहुत कंट्रीब्यूट करते थे। कैसे करते थे वो देखते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। पॉलिटिकली टेम्पल इतने इंपॉर्टेंट थे कि राजा जो है ऑफन टेम्पल की डेटी से, जैसे यहाँ पे लॉर्ड विरूपाक्ष है, तो उनसे खुद को एसोसिएट करने की कोशिश करते थे। यहाँ पे राजाओं ने कोशिश की और ये कहलवाया कि हम तो लॉर्ड विरूपाक्ष के बिहाफ पे रूल करते हैं, वी रूल ऑन द बिहाफ ऑफ लॉर्ड विरूपाक्ष, वी आर नॉट द रूलर। और इसको साबित करने के लिए उन्होंने क्या किया, जितने भी रॉयल ऑर्डर इशू होते थे वो सब लॉर्ड विरूपाक्ष के नाम पे ही होते थे और कन्नड़ स्क्रिप्ट में होते थे। ये भी आप याद रखेंगे फॉर द पर्पस ऑफ एमसी। तेलुगु पॉपुलर लैंग्वेज थी, बट यहाँ पे जो स्क्रिप्ट यूज़ हो रही है वो कन्नड़ स्क्रिप्ट है। इसीलिए टेम्पल बिल्डिंग और अपने आप को डिविनिटी से एसोसिएट करना वॉज अ वे ऑफ विनिंग द सपोर्ट ऑफ लोकल पीपल, क्योंकि वो हिसाल अंपायर को हटा के आए थे और नए अंपायर थे, तो हो सकता है कि एक लोकल एक्सेप्टेंस का इशू इनके साथ भी हो। तो ये जो देवी देवताओं से एसोसिएशन है या टेम्पल बिल्डिंग बहुत बड़े पैमाने पे करना, इससे क्या होता है कि आप लोगों के आस्था को जीतते हैं और इससे फिर लोग आपको समर्थन देते हैं। तो दैट वाज द पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। लोकल मासेस के एक्सेप्टेंस को जीतने के लिए भी टेम्पल के प्रति समर्पित रहना और अपने आप को देवी देवताओं से जोड़े रखना ज़रूरी था। इसके अलावा टेम्पल मेकिंग इसलिए भी ज़रूरी थी क्योंकि अंपायर का इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होता रहे। टेम्पल वॉज द प्लेस ऑफ स्कॉलर्स, जहाँ पे स्कॉलर्स जुड़ते थे। दे वर कंसिडर्ड एज अ सेंटर ऑफ लर्निंग। जब काशी की बात करते हैं जो कि पूरे सब कॉन्टिनेंट का एक सेंटर ऑफ लर्निंग का तो क्यों था, क्योंकि वहाँ पे दुनिया भर के स्कॉलर्स आके रिलीजियस डिबेट्स करते थे, वहाँ पे स्कॉलरली कंपाइलेशंस होते थे। तो इट वाज अ गैदरिंग प्लेस ऑफ स्कॉलर्स। अलग अलग भाषाओं के विद्वान, अलग अलग पंथों के विद्वान आते थे, अपनी रचनाएं रचते थे, क्योंकि टेम्पल में उनको एक चीज़ की टेंशन बिल्कुल नहीं थी कि भाई हमें यहाँ पे रहने, खाने और स्नान आदि करने का तो ठिकाना मिल गया, अब हमें जो हमारा इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस है वो करके समाज के कंट्रीब्यूट करना। दैट वाज द इंटेलेक्चुअल इंपॉर्टेंस ऑफ टेम्पल। इसके अलावा टेम्पल में चूंकि फुटफॉल्स बहुत होते थे तो यहाँ पे एक मार्केट भी क्रिएट हो जाता था और ये एक इकोनॉमिक सेंटर बन जाता था शहर का। और टेम्पल में बहुत सारे लोग आते थे। विरूपाक्ष, पंपा देवी की जो मंदिर है तो उस पूरे इलाके में ही बहुत फेमस है। तो दैट इज़ वाई दिस टेम्पल ऑल्सो वर्कड एज द इकोनॉमिक बैकबोन ऑफ द सिटी एज वेल एज फॉर द अंपायर। अब हम बात करते हैं कि टेम्पल बिल्डिंग को लेकर तो हमने देख लिया कि राइज बहुत ज़्यादा समर्पित थे, उन्होंने अलग अलग टेम्पल बिल्ड किए, बनवाए, लेकिन टेम्पल्स के प्रति और रिलीजन के प्रति उनका झुकाव किस तरीके से था, हाउ वाज द एसोसिएशन विद द रिलीजन, क्योंकि हमने इंपॉर्टेंस तो देख लिया धर्म का क्या इंपॉर्टेंस था। सबसे पहली बात जो भी राय थे उन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी कि भाई हम लोग विरूपाक्ष के बिहाफ पे रूल करते हैं, वी आर नॉट द रूलर्स। और इसको साबित करने के लिए उन्होंने अपने रॉयल ऑर्डर्स भी लॉर्ड विरूपाक्ष के नाम पे इन द कन्नड़ स्क्रिप्ट इशू करने शुरू किए। इसके अलावा इन्होंने हिंदू सुरात्रणा की भी उपाधि ली। सुल्तान और बादशाह के बीच का डिफरेंस मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि सुल्तान को ना लेजिटिमेसी लेनी पड़ती थी खलीफाओं से, बादशाह के लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं था। तो जब यहाँ पे हिंदू सुरात्रणा की उपाधि लेना, सुरात्रणा इज बेसिकली संस्कृताइज्ड वर्जन ऑफ सुल्तान, तो वो ये दिखा रहे कि मुझे उपाधि विरूपाक्ष से मिली है, सो आई एम नॉट द एक्चुअल रूलर हेयर। जैसे सुल्तान कहते थे कि हम खिलाफत के रूल का एक्सटेंशन है, अगर दिल्ली सल्तनत है तो दैट इज बीइंग इनडायरेक्टली बीइंग रूल्ड बाय अब्बासिद कैलिफ्स।
इसी तरीके से ये कहते हैं कि अगर हम यहाँ पे हिंदू सुरात्रणा कहेंगे खुद को, विजयनगर के राजा ने सोचा, तो हमारे जो ऑडियंस है, हमारी मासेस ये सोचेगी कि हम लोग भी जिस तरीके से वहाँ पे खलीफा सुप्रीम है, वैसे यहाँ पे लॉर्ड विरूपाक्ष। आई एम नॉट कंपेयरिंग दीज टू टर्म्स, मतलब माइंडसेट यही था कि लॉर्ड विरूपाक्ष को यहाँ पे एज ए गार्डियन डेटी और गार्डियन ऑफ द एम्पायर दिखाना है, और उनके बिहाफ पे हम रूल कर रहे हैं कि हम बेसिकली उनके मुलाजिम हैं, उनके गुलाम हैं। दैट वॉज बेसिकली द पर्पस। और इसको करने के लिए वो राजा जो थे, इसको दिखाने के लिए, अपने श्रद्धा को जाहिर करने के लिए टेम्पल्स में अपनी मूर्तियों को भी लगवाते थे, और ऐसे हाथ जोड़े हुए, जैसे कृष्णदेव राय की एक मूर्ति आप देख सकते हैं, चिदम्बरम टेम्पल में ये समर्पित है। और कई बार ये टेम्पल जाया भी करते थे अपने पूरे गाजे बाजे के साथ। तो वो जो है एक प्रॉपर ओकेज़न होता था राजाओं का टेम्पल विजिट। और इसके अलावा इन्होंने टेम्पल को मेंटेन किया, इनोवेट किया, रिपेयर किया। आप कृष्णदेव राय के बारे में पढ़ेंगे, इन्होंने गोपुरम्स बनवाए, टैंक्स बनवाए, चीज़ों को रिपेयर किया, बहुत सारे हॉल्स बनवाए, श्राइन्स को रिपेयर किया, इनोवेट करवाया। तो दैट वाज बेसिकली द राइज एसोसिएशन टुवर्ड्स द रिलीजन, क्योंकि रिलीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट था आपके पॉलिटिक्स का, तो इन्होंने हमेशा उसको हाई रिगार्ड में, हाई स्टीम में रखने की कोशिश की। अब हम बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य के दौरान जो ट्रेडिशनल साउथ इंडियन टेम्पल बिल्डिंग थी, उसमें कुछ कुछ फीचर्स ऐड ऑन हुए, या जो फीचर्स पहले से ही चल रहे थे वो इम्प्रूव हुए। तो उन फीचर्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले गोपुरम। गोपुरम मतलब टेम्पल के गेटवेज। गोपुरम बनाने का चलन साउथ इंडिया में पहले से था, लेकिन विजयनगर के राजाओं ने गोपुरम का साइज बहुत बड़ा कर दिया। जैसे ये जो सामने वाला गोपुरम आप देख रहे हैं, छोटा गोपुरम है, ये बड़ा गोपुरम। छोटा गोपुरम पहले बनाया था, इन लोगों ने इसको और बड़ा कर दिया। ये जो एकदम स्काई टचिंग गोपुरम थे, इसने एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन ड्रॉ किया फॉरेन ट्रैवलर्स का, टूरिस्ट का, कि भाई ये चीज़ क्या है। और आज तक नॉर्थ इंडिया के लोगों को लगता है कि वाकई में टेम्पल यही है। टेम्पल ये नहीं है, टेम्पल का ये गेट है। टेम्पल तो बेसिकली अंदर में श्राइन है, अंदर में गर्भगृह होता है, हॉल्स होते हैं, मंडप होते हैं, ये तो गेटवेज हैं बेसिकली। तो ये गोपुरम बनाया गया। उसके अलावा बड़े बड़े मंडप बनाए गए। एक तो मंडप होता है, गर्भगृह होता है, जिसमें देवी या देवता को रखा जाता है, जिनकी भी उस मंदिर में पूजा हो रही होती है। इसके अलावा बहुत सारे मंडप बनाए जाते हैं अलग अलग ओकेजन्स के लिए। और बनाए गए कॉरिडोर्स। कॉरिडोर्स का काम था कि आप जो है गोपुरम से सीधे गर्भगृह तक लोगों को ले जाइए। तो ये कॉरिडोर उस ज़माने में बनाए जाते हैं। एक एक करके गोपुरम, मंडप और कॉरिडोर को देख लेते हैं। गोपुरम की बात करें, दे वर बिल्ट ह्यूज, बहुत बड़े होते थे, वेरी लार्ज। और पर्पस क्या होता था इतने बड़े गोपुरम को बनाने का? दो पर्पस था। एक तो ये इतने बड़े इसलिए बनाए जाते थे ताकि ये टूरिस्ट को दूर से ही दिख जाए, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट बेचारे पैदल आते थे, तो उसको देख के मोटिवेट होकर और नज़दीक जाने की कोशिश करेंगे, थकान उनकी दूर होगी। और दूसरा, इन गोपुरम को बनाने से जो इम्पीरियल अथॉरिटी है, इम्पीरियल पावर है, वो भी झलकता था कि मेरे पास इतने पैसे हैं, या मेरे पास इतनी कुव्वत थी, इतनी कैपेसिटी थी कि मैंने लाखों की संख्या में मजदूरों को लगा के इन गोपुरम को बनवाया। तो दीज टू वेर द मेजर पर्पस बिहाइंड बिल्डिंग दीज काइंड ऑफ गोपुरम्स। इसके बाद मंडप। मंडप जो है, ऐसा नहीं कि मंडप में देवी देवताओं की पूजा होती थी, स्पेशल ओकेजन्स के लिए मंडप को बनवाया जाता था। पूजा हमेशा गर्भगृह में ही होती थी। गर्भगृह को हम लोग सैंक्टम प्लेस कहते हैं, ये एक्चुअल मंदिर का टेम्पल श्राइन भी कहते हैं कभी कभी। मंडप्स वेर लाइक अ पवेलियन। टेम्पल कॉम्प्लेक्स में ऐसे बहुत सारे मंडप बनाए जाते थे, अलग अलग पर्पस के लिए इनका इस्तेमाल होता था। कहीं डांस के लिए होगा, और डांस जैसे लोक नृत्य होता था या एक्सटेटिक नृत्य होता था भगवान को रिझाने के लिए। इसके अलावा म्यूज़िक के लिए होता था, या भगवान की शादियाँ होती थी इन मंडपों में आके, जैसे यहाँ पे विरूपाक्ष और पंपा देवी की शादी होती, तो उस सीन को रिक्रिएट किया जाता था एक मंडप में, कल्याण मंडप में, जिक्र आपके चैप्टर में है। उसमें एक मूर्ति बनाई जाएगी विरूपाक्ष की भी, एक मूर्ति बनाई जाएगी पंपा देवी की भी, और इन दोनों की शादी होती थी बकाया। और इस तरीके से कुछ और मंडप थे जिसमें आपके स्विंग पवेलियन टाइप ऑफ आ जाते हैं। स्विंग पवेलियन, पवेलियन मीन्स मंडप। स्विंग पवेलियन का मतलब उन मंडपों में खास झूले लगाए जाते थे, जिनमें साल में एक दो बार जो है देवी देवताओं की मूर्तियों को रख के उनको झुलाया जाता था, बेसिकली उनको आनंदित करवाने के लिए। इसके बाद जो कॉरिडोर्स हैं, दे आर बेसिकली डॉटेड विथ मेनी पिलर्स। जैसे आप देख सकते हैं दोनों तरफ पिलर्स हैं। काम क्या है कि भाई आप गोपुरम से सीधे लोगों को गर्भगृह तक ले जाइए। यहाँ भी आप देखेंगे तो ये आपका गोपुरम है, और इस कॉरिडोर के जरिए सीधे आप गर्भगृह में पहुँचते हैं, मंदिर के उस परिसर में पहुँचते हैं जहाँ पे भगवान की मूर्ति और जो लिंग है वो रखा हुआ और उसकी पूजा होती है। तो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ टेम्पल बिल्डिंग। अब जो हम मेजर दो टेम्पल्स हैं, विरूपाक्ष टेम्पल और विट्ठल टेम्पल, इन दोनों के फीचर्स को देखते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट विरूपाक्ष टेम्पल, विरूपाक्ष जो है वो शिव का स्वरूप है, सभी को पता है, और ये सबसे खास टेम्पल है इस पूरे शहर का, क्योंकि विरूपाक्ष, भगवान विरूपाक्ष जो है वो डेटी माने जाते थे, गार्डियन डेटी माने जाते थे इस पूरे शहर के। ये हमारी तुंगभद्रा नदी बह रही है, और ये हमारा वो ईस्टर्न गोपुरम है जिसको विजयनगर के कृष्णदेव राय ने बनवाया था। अगर इस टेम्पल का इतिहास देखेंगे तो द टेम्पल वॉज बिल्ट ओवर सेंचुरी। सबसे अर्लीस्ट कंस्ट्रक्शन का एविडेंस मिलता है 9वीं-10वीं शताब्दी में। तो इसलिए मैंने कहा था ना कि ये सारे टेम्पल्स बहुत पुराने हैं। विजयनगर के आने से भी कई साल पहले इनको बनाया जाना शुरू हुआ था, लेकिन विजयनगर के राजाओं ने इसमें
कुछ अहम कंट्रीब्यूशन करवाए, जैसे ये गोपुरम कृष्णदेवराय ने बनवाया, फिर ये मेन श्राइन के सामने जो हॉल है वो उन्होंने बनवाया, टैंक्स वगैरह रिपेयर करवाए, और कुछ इनोवेशन का काम होता था तो वो भी राजा करवाया करते थे। और इन द हॉल्स ऑफ दिस टेम्पल्स, ये जो मंडप थे इसमें डांस होता था, म्यूजिक होता था, सेरेमोनियल वेडिंग्स होती थी, स्विंग पवेलियन जो झूले का जिक्र हमने किया है, और झूले में क्या होता था कि डेटीज़ की जो स्पेशल इमेजेस हैं वो रिक्रिएट की जाती थी और फिर उनको झूले में रख के बाकायदा झुलाया जाता था। एक आपके किताब में तस्वीर भी होगी जिंजी के पवेलियन की, महाराष्ट्र में है और बहुत ऊंचा सा है। तो ऊंचा सा वो पवेलियन मंडप इसलिए क्योंकि वो लंबा सा झूला उसमें लटकता होगा, और एक जो दो डेटी शायद होती है, हर टेम्पल में दो तो प्रमुख डेटी होती है, देवी या देवता, उनको वहाँ पे झुलाया जाता हो। तो दैट वाज द पर्पस ऑफ सिंह पवेलियन। तो ये रही विरूपाक्ष टेम्पल की कहानी। इसमें आप कृष्णदेव राय के कंट्रीब्यूशन को हमेशा ध्यान में रखेंगे। विरूपाक्ष टेम्पल किस देवी या देवता को लेकर समर्पित था, इसको भी हमेशा ध्यान में रखेंगे। इसी विरूपाक्ष टेम्पल के अंदर पंपा देवी का भी मंदिर है, तो दोनों देवी और देवताओं का श्राइन हमें विरूपाक्ष टेम्पल में ही मिलता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द स्टोरी ऑफ विट्ठल टेम्पल। विट्ठल जो है वो भगवान विष्णु का स्वरूप माने जाते हैं। विट्ठल की पूजा कर्नाटक में होना अपने आप में कर्नाटक के राजाओं के या कर्नाटक के आम लोगों के बाहरी ट्रेडिशन के चीज़ों को एडॉप्ट करने के नीयत को बताता है, क्योंकि विट्ठल की पूजा जो है महाराष्ट्र में प्रीडोमिनेंटली होती है और विट्ठल विष्णु का स्वरूप वहीं से शुरुआत हुई है इनकी। तो उनको अगर कर्नाटक के विजयनगर शहर में पूजा जा रहा था तो दैट वाज अगेन एन एग्जांपल ऑफ एडॉप्टिंग द डिफरेंट ट्रेडिशन। ये रहा आपका विट्ठल टेम्पल। इसमें भी बड़े से गोपुरम बनाए गए थे, बट समय के साथ ये क्षतिग्रस्त हो गया, आप देख सकते हैं कि टूटा हुआ है। इसमें खास बात ये कि पूरे मंदिर में आपको स्टोन स्लैब्स देखने को मिलेंगे। इस मंदिर के चारों तरफ आपके अपार्ट फ्रॉम जो एक हिस्सा है आपके एक्चुअल श्राइन का, इसके 3 तरफ आपके मंडप बनाए गए थे या पवेलियन बनाए गए थे दुकानों के लिए। और एक बहुत खास पवेलियन मंडप है जो कि पत्थर को काट के बनाया गया और एक रथ के साइज में बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं रथ के शेप का है, इसको यूनिक चैरियट श्राइन भी कहते हैं। ये भी एक मंडप है, हालांकि अब तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो चुका है तो आप अंदर नहीं जा सकते, बाहर से देख सकते हैं। और यही हमारे 50 रुपये के नोट पे भी होता है। तो यूनिक चैरियट श्राइन वॉज बिल्ट इनसाइड द विट्ठल टेम्पल ओनली। इसके अलावा इसमें एक ऐसा भी मंडप है जिसमें 56 पिलर्स हैं, 26 पिलर्स, और ये म्यूजिकल पिलर कहे जाते हैं क्योंकि हर एक पिलर को जब आप स्ट्राइक करेंगे तो अलग आवाज़ निकलती। दैट इज़ द यूनिकनेस ऑफ विट्ठल टेम्पल। तो विट्ठल टेम्पल भी अपने में खास है। कौन से डेटी के लिए समर्पित था वो याद रखेंगे। यूनिक चैरियट श्राइन यहीं का है। म्यूजिकल पिलर की बात आपकी किताब में तो नहीं की गई, बट मैंने एडिशनली बता दिया है। और जो इसके स्लैब्स हैं, स्टोन स्लैब्स, वहीं डाले गए थे। पवेलियंस बहुत सारे बनाए गए थे फॉर द शॉप्स, मार्केटिंग पर्पस। तो दैट वाज ऑल अबाउट द सैक्रेड सेंटर ऑफ विजयनगर एम्पायर। अब हम लोग इस चैप्टर के आखिरी पड़ाव पे पहुंच गए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी कि जब हम्पी के रिसर्च की स्टोरी शुरू होती है आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ हम्पी बाय कॉलिन मैकेंजी, उसके बाद किस तरीके से रिसर्चर्स का कारवां आगे बढ़ा। क्योंकि पहले सेक्शन में तो हमने केवल इस चीज़ पे जोर दिया था कि हम्पी को कैसे डिस्कवर किया गया था, कैसे हम्पी के अवशेष से हमने विजयनगर को खोजा। अब उस पूरे प्रोसेस को देखेंगे अगले स्लाइड्स। एंड आई होप कि अभी तक की चीज़ें सारी आपकी क्लियर रही होंगी। मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है। शुरू करते हैं विजयनगर के रिसर्चेस से जुड़ी हुई उन बारीकियों को जिनको हमने इंट्रोडक्शन में शायद नहीं पढ़ा था, चैप्टर के आखिरी में क्योंकि उनको पढ़ना था। एक टाइमलाइन देखेंगे कि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ विजयनगर बाय कॉलिन मैकेंजी किस तरीके से प्रोग्रेस होती है रिसर्च में। सबसे पहले 1800 में कॉलिन मैकेंजी ने सर्वे मैप तैयार किया हम्पी सिटी का, जिससे विजयनगर का पूरा ब्यौरा निकला। हम्पी उस ज़माने का विजयनगर ही है। उसके बाद 1856 में पहली बार विजयनगर के जो फोटोग्राफ्स थे या हम्पी कह ले उसके जो फोटोग्राफ्स थे वो रिलीज़ किए गए बाय द फोटोग्राफर अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ। इसके बाद पूरी दुनिया में एक सनसनी सी मच गई कि भाई ये कौन सी साइट है जिसमें इतने खंडर मिल रहे हैं और कितना बड़ा इतिहास इसके पीछे समाहित होगा। इसको जानने के लिए लोगों ने अब काम करना शुरू किया। इंस्क्रिप्शंस वगैरह इकट्ठे हुए, फिर उन इंस्क्रिप्शंस को डॉक्यूमेंट किया जाना शुरू हुआ 1876 के बाद से। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंटेशन करने वाले एपिग्राफिस्ट थे वो हमारे जी.एफ. फ्लीट साहब हैं। उसके बाद हम्पी को जो है जॉन मार्शल ने अपने प्रिजर्वेशन में ले लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया। उसके बाद हम्पी को आफ्टर इंडिपेंडेंस 1976 में एज अ साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा मिलता है और 1986 में फाइनली इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पे यूनेस्को ने नवाजा। तो ये दो डेट आप याद रखेंगे, 1986 और 1976। विजयनगर के इतिहास को रिकवर करने में, रिकॉन्स्ट्रक्ट करने में जितनी भी आर्कियोलॉजिकल टेक्निक यूज़ हुई है उसमें सबसे नायाब टेक्निक है दिस स्क्वायर मैपिंग मेथड। इसके ज़रिए क्या करते हैं हम लोग, हम्पी के स्पेसिफिक किसी भी स्पेसिफिक जगह के डिटेल के बारे में पता कर पाते हैं। इट वॉज द मोस्ट हेल्पफुल इन फिगरिंग आउट इंपॉर्टेंट डिटेल्स कि भाई मॉन्यूमेंट की पोजीशन कहाँ पे थी, कैनाल्स किस तरीके से गुजरते थे, एम्बैंकमेंट्स कहाँ पे थे। इसको मैं आपको एनसीईआरटी में ले जाके बड़े अच्छे से समझाता हूँ। सो हेयर वी हैव द मैप ऑफ विजयनगर। अब हम आपको दिखाएंगे कि कैसे, अभी हम्पी के नाम से विजयनगर को रेफर करेंगे, कि कैसे हम्पी के अलग अलग मॉन्यूमेंट्स को हम लोग
लोकेट करते हैं, प्लॉट करते हैं। देखो, ये हमारा हम्पी और उसके आसपास का इलाका है, उसका पूरा मैप है। ये जो मैप है इसमें हमने 625 स्क्वायर मीटर के एरिया को कवर किया है, क्योंकि अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, दिस होल एरिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 25 स्क्वायर्स। एकदम 5 मीटर इधर, अगर 5 किलोमीटर इधर है तो 5 किलोमीटर उधर भी है। 1 2 3 4 5 और नीचे भी 5, तो 25 स्क्वायर हो गए, ठीक है। और 5 5 10 5 15 5 20 5 25, 25 इधर हो गया, 25 इधर हो गया, तो 625 किलोमीटर स्क्वायर का ये एरिया हमारा है। इसमें हम्पी को अगर हम देखेंगे तो हम्पी हमारा ये एन बॉक्स में पड़ता है। इसके लेफ्ट में आप एम बॉक्स में देखेंगे तो कदिरामपुरम है, फिर हॉस्पेट एक बहुत फेमस रीजन है हम्पी के आसपास का। लेकिन हमें हम्पी के बारे में ही चीज़ें जाननी है तो हम लोग एन बॉक्स को खोलेंगे। बेसिकली ये जो स्क्वायर मैपिंग है ना, इसमें होता क्या है कि आप किसी साइड का मैप ड्रॉ करते हो, उसको स्क्वायर में डिवाइड किया। अब जिस स्क्वायर में जो चीज़ फॉल आउट करती है उस बॉक्स का पर्टिकुलर मैप तैयार किया जाता है। जैसे ए बॉक्स का भी होगा, बी का भी होगा, सी डी ई करके एन का भी होगा। एन मतलब हम्पी। अगर हमें हम्पी के बारे में जानना है तो वी हैव टू सी कि भाई एन मैप अब कहाँ पे मिलेगा, क्योंकि इस टाइम में जूम आउट जूम इन इस टाइप का फंक्शन था नहीं, जीपीएस भी नहीं था, तो इस टाइप से अलग अलग डॉक्यूमेंट हर एक साइट के बनाए जाते थे। अब हम्पी का है तो हम्पी का एन स्क्वायर आ गया, और इसमें भी हमने 25 स्क्वायर बनाए, एन ए एन बी एन सी एन डी करके। और इसमें स्केल हमने छोटा किया, क्योंकि पहला जो हमारा स्क्वायर था उसमें तो बहुत बड़ा एरिया था, हम्पी और उसके आसपास के टाउन्स थे। इसमें केवल हम्पी है, तो अब जो स्क्वायर का स्केल है, एक स्क्वायर का जो लेंथ और ब्रेथ है वो 1 किलोमीटर का है। पिछले में 5 किलोमीटर था, अब ये 1 किलोमीटर। अब हमें ये हमारे पास पूरा हम्पी का एरिया है। ये जो आप देख रहे हैं ये रॉयल सेंटर है, ये अर्बन कोर है। तो अगर किसी को रॉयल सेंटर के बारे में जानना है तो उसे एनआर बॉक्स एनडब्ल्यू बॉक्स खोलना पड़ेगा। अगर किसी को सैक्रेड सेंटर के बारे में जानना है तो उसे इन सारे बॉक्स को खोल के पढ़ना पड़ेगा। अगर किसी को स्पेसिफिकली विरूपाक्ष टेम्पल के बारे में जानना है जो कि यहाँ पे लोकेटेड है तो उसे एनएम बॉक्स खोलना। तो अभी मैं आपको एनएम बॉक्स खोल के दिखाता हूँ, विरूपाक्ष टेम्पल को प्लॉट करेंगे। तो अब इस पूरे बॉक्स में से हमने एनएम बॉक्स खोल लिया, ठीक है। अब एनएम बॉक्स खोल लिया तो ये जो 1 मीटर का साइज है वो और छोटा हो जाए, क्योंकि अब हमने इसमें सैक्रेड सेंटर, इस पूरे हम्पी के मैप में सैक्रेड सेंटर और सैक्रेड सेंटर में भी एक पर्टिकुलर मंदिर के इलाके को चुना है। नाउ दिस स्केल विल कम डाउन टू 250 मीटर। अब हमारा 250 मीटर का स्केल है। इसमें ये हमारा विरूपाक्ष टेम्पल है और इसके आसपास के इलाके। अब इससे हमें अंदाज़ा मिल जाता है कि कैनाल्स कहाँ से गुजरते हैं, कहाँ पे टैंक बने हुए थे, कौन सा इलाका फॉरेस्ट का था। इसमें भी अगर फर्दर डिटेल चाहिए तो इसमें भी ABCD करके, अगर हमें मंदिर के ही एरिया के बारे में जानना है तो H और J बॉक्स को हमें खोलना है। थोड़ा सा इसमें जो C बॉक्स है उसका भी पोर्शन, और हर बॉक्स का जो है अपना डिटेल पर्टिकुलर अलग मैप तैयार होगा। तो दैट इज़ अ स्क्वायर मैपिंग मेथड। अरे पूरे इलाके को स्क्वायर में डिवाइड करो, हर स्क्वायर में कुछ एरिया आएगा, उन एरियाज़ का भी अपना मैप बनाओ। किसी को अगर उन एरियाज़ को देखना होगा तो फिर उस स्क्वायर को खोलेंगे। जैसे अगर मुझे यहाँ पे रॉयल सेंटर को देखना होता तो मैं NR और NW वाला बॉक्स खोलता, NM नहीं खोलता। फिर NR और NW से मुझे रॉयल सेंटर के बारे में चीज़ें पता चलती, भाई कहाँ पे क्या लोकेटेड था। उसमें भी मुझे हज़ारामा टेम्पल का खोलना होता तो फिर उसमें NR या NW में जिसमें हज़ारामा होता, और फिर NR बॉक्स में उस टाइप से 25 स्क्वायर बनते, उसमें पर्टिकुलर हज़ारामा वाला एक बॉक्स बनता, और फिर हज़ारामा टेम्पल के बॉक्स को खोलते, उसके बारे में पता करते। सो दैट इज़ द स्क्वायर मैपिंग मेथड फॉर यू। इससे डिटेल में एक्यूरेसी आती है और कार्टोग्राफी का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। हम्पी के रिसर्च की जब बात करते हैं तो हम लोग एजम्पशन को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि जितने भी इतिहासकार हम्पी में आए, खास करके इन 3 लोगों ने, जॉन एफ फ्रिज, जॉर्ज मिशेल और MS नागराज राव, इन तीनों ने इस बात को हाईलाइट किया है, जिन्होंने कि बहुत लंबे समय तक हम्पी में काम किया। कहा कि भाई यहाँ पे एजम्पशन बहुत लेना पड़ता है हमें, क्योंकि हमारे पास जो बिल्डिंगें मिली हैं वो अवशेषों में मिली है, उनके बेसमेंट है, ऊपर में क्या है पता नहीं है। तो वी हैव टू एज्यूम कि यहाँ पे कौन सा फिगर होता होगा। वी हैव टू एज्यूम कि यहाँ पे वुडन स्ट्रक्चर था या जो पिलर थे वो आपके स्टोन के बनाए थे। वी हैव टू एज्यूम एवरीथिंग। तो वो जब टूटी फूटी चीज़ों को देखते हैं उनको मन में विजुअलाइज करना पड़ता है उस पूरे स्ट्रक्चर को। जैसे आप महानब्बे टिब्बा को देखते हैं तो किसी ने इमेजिन किया होगा कि यहाँ पे वुडन पिलर रहा होगा और इसलिए जो है महानब्बी फेस्टिवल से एसोसिएटेड है। तो दैट इज द रोल ऑफ एजम्पशन इन द रिसर्च ऑफ हम्पी। अब आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर के आखिरी स्लाइड पे आते हैं। हम्पी और विजयनगर शहर के बारे में जानने के लिए जितने भी सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उनमें मॉन्यूमेंट एक बहुत अहम सोर्स है, और मॉन्यूमेंट के अपने डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस होते हैं। सो इन द कंक्लूजन वी आर गोइंग टू चेक ऑन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द मॉन्यूमेंट्स। एडवांटेज की बात करें तो मॉन्यूमेंट्स हमें डिफेंस सिक्योरिटी के बारे में बताते हैं, मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस के बारे में बताते हैं। जब हम उन 7 लाइन फोर्टिफिकेशन को देखते हैं तो हमें इनके डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, इनके डिफेंस सिस्टम के बारे में पता चलता है। इनके आइडियाज़ के बारे में हमें पता चलता है जब हम उन इंडो इस्लामिक गेट्स को देखते हैं, जब हम उन लोटस महल को देखते हैं, जब हम विट्ठल टेम्पल को देखते हैं कि कैसे अलग अलग आइडियाज़ का एक्सचेंज करके उन्हें अडॉप्ट भी करते थे। तो वी गेट टू नो अबाउट द पर्सपेक्टिव ऑफ बिल्डर्स मतलब जिन लोगों ने इसको बनवाया था, बाई सीइंग द मॉन्यूमेंट्स। बट इसके अपने डिसएडवांटेजेस भी हैं कि
इन मॉन्यूमेंट्स को देखने से हमें ये नहीं पता चलता कि आखिर ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं या जो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं या जो गोपुरम है वो आम लोगों की नज़रों में कितना महत्व रखती होंगी। क्या आम लोग भी ऐसे रुक के इसको निहारते होंगे, इसको देखते होंगे जैसे आज के लोग देखते हैं। सो वी जस्ट डू नॉट नो द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑर्डिनरी मासेस थ्रू दिस मॉन्यूमेंट्स, उनके डिटेल्स, लेबर्स जिन लोगों ने इनमें कंट्रीब्यूट किया है, उनका पर्सपेक्टिव, ये सब हमें इन मॉन्यूमेंट से नहीं पता चलता। जो कि इन जनरल हिस्ट्री में हमने देखा था कि जो भी ऐसे रिसोर्सेज हमारे पास, उसमें आम जनमानस की चीज़ें ऑफन इग्नोर्ड होती। सो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। अगर आपके सामने मॉन्यूमेंट्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को एक्सप्लेन करने को कहा जाए तो आप इस तरीके से 2-4 पॉइंटर्स लिख सकते हैं। आई होप कि ये चैप्टर आपके दिमाग में छप गया होगा एंड मैंने इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश की है कि कोई भी डाउट ना बचे। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे हमारे ऐप के चैट बॉक्स में और इस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड मोर ओवर अपने CUET और बोर्ड्स प्रिपरेशन को धार देने के लिए यू कैन ज्वाइन आवर ऑनगोइंग CUET कोर्स। जितने भी कोर्सेज है उन सब के लिंक हमने यहाँ पे डाल दी है। यू कैन चेक आउट देम थ्रू आवर वेबसाइट एज वेल एज थ्रू द ऐप। अगर आपको कोर्सेज के बारे में जानना है, स्पेशल ऑफर्स प्राप्त करने हैं, इन नंबर्स पे आप कॉल या व्हाट्सएप करते हैं। सी यू देयर इन द। मीनवाइल अगले चैप्टर की वीडियो भी बहुत जल्द आएगी। उस पूरे प्लेलिस्ट के लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, तो एक बार आप उसे चेक जरूर कर ले। कहीं अगर वीडियो अपलोड हो गई होगी तो उसी प्लेलिस्ट में होगी। तो मी सुधांशु साइनिंग ऑफ। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सी यू इन द